हेलो 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 मेरे नीट के साथियों, जैसा मैंने कहा था आपको कि मैं एनसीईआरटी के वन लाइनर्स खत्म करने वाला हूं। ये है हमारा पार्ट टू। फर्स्ट पार्ट में हमने लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, लिविंग वर्ल्ड क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। इसमें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कैसा है। तो इसमें भी हम वन लाइनर जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं या एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, चाहे वो पीवाईक्यू किस लाइन से पूछा गया, मैंने एक एक चीज आपके लिए निकाल के रखी हुई। बस अब श्योरिटी से बस क्या है, फोकस रहकर इसको पढ़िए, शेयर कीजिए। जितने भी हमारे रीनीट के बच्चे हैं उनके लिए साथ शेयर कीजिए, और जो भी बच्चे आज 2027 के लिए नीट की तैयारी करने के लिए रेडी हैं वो सब भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप इसको देखकर अपना एनसीईआरटी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हम क्या शुरू करने वाले हैं। यह पार्ट टू होने वाला है हमारे पूरे सीरीज का। इस पार्ट टू में हमारा चैप्टर नंबर 2 जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसकी स्टडी करने वाले होते हैं। ओके, इसमें हम कंप्लीट क्या क्या करेंगे, तो इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 1 घंटे के अंदर पूरा लेक्चर होने वाला है। कैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, क्या होते हैं इन सारी चीजों में। ओके, तो सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी आने वाली चीजें हैं वो सब इसमें आ जाएंगी आपकी। बस आपको फोकस्ड रहकर इसके ऊपर अच्छे से नोटिस करना है, ध्यान से सुनना है जो भी पढ़ाई जा रही हैं चीजें। ओके, फर्स्ट टॉपिक जो जहां से शुरू होता है हमारा, वो है फर्स्ट टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 1 की हिस्ट्री से। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनके बेसिस पर, उनकी लिविंग थिंग्स के बेसिस पे, हैबिटेट्स के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया था। उसी में हिस्ट्री में फर्स्ट पॉइंट हम ऐड करते हैं कि जो भी सिविलाइजेशन हुआ, चाहे वो हड़प्पा हुआ चाहे मोहनजोदारो हो, सबके उसी से ही हम लोग चीजों को शॉर्टिंग करना स्टार्ट किए थे। हम लोगों को सिंपली क्या है, ग्रुपिंग की जरूरत पड़ गई थी। तो हमने ह्यूमंस ने क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिजम्स को ही चाहे क्लासिफाई किया गया। हम बेसिकली 3 ही चीजों के लिए काम करते हैं, चाहे वो रोटी हुआ, कपड़ा हुआ है, मकान हुआ। हम जितना भी क्लासिफिकेशन हमने किया है, जो भी हम चीजें करते हैं, वो बेसिक 2 चीजों की या 3 चीजों के लिए होते हैं, रोटी, कपड़ा एंड मकान। इसमें सबसे पहली चीज होती है फूड, सेकेंड है हमारा शेल्टर, मकान, तीसरा है हमारे पास क्या, क्लॉथ्स। तो बेसिक क्लासिफिकेशन की जो नीड थी वो 3 चीजों के लिए है। पहला है फूड, दूसरा है शेल्टर, तीसरा हुआ हमारा क्या, क्लॉथ्स। ओके, इसी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो इनिशियल स्टेट है वो अरिस्टोटल ने शुरू की। अरस्तु जो है उन्होंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे या फिर जो भी स्पीसीज यहां पर मिलती थी उनके 2 कैटेगरीज बनाई। जितने भी प्लांट्स थे उनको क्लासिफाई किया है एज अ हर्ब्स। जो भी छोटे छोटे प्लांट्स थे जैसे घास फूस थे उन्हें क्या नाम दिया उसने, हर्ब्स नाम दिया। और उससे थोड़े से बड़े क्या नाम हो गया उसके लिए, श्रब्स हो गए। और जिनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है उन्हें उसने क्या नाम दिया, ट्रीज नाम दिया। तो उसके पास टोटल 3 कैटेगरीज थी। एरिस्टोटल जो थे वो यानी कि इनिशिएट कर रहे हैं, इन्हें क्या मैं फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कह सकता हूं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, याद रखिएगा ये क्या कहलाएंगे, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, ये सिंपल है। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, एरिस्टोटल है। इन्होंने क्योंकि इनिशिएटिव ही क्या क्या किया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में किया था। सेकंड जो है वो एनिमल्स को इन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था, तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, सब चीजों को कट करके देखा और जिसमें रेड ब्लड निकल रहा था, आरबीसीज थी, उन्हें अलग कैटेगरीज में रखा और दूसरा एनिमल्स की कैटेगरीज रखी जिनके पास आरबीसीज नहीं थी। यानी कि इनके पास एनिमल्स की 2 कैटेगरीज थी। फर्स्ट कैटेगरीज थी जिनके पास आरबीसीज नहीं थी, विदाउट आरबीसीज वाले। और दूसरी कैटेगरी जो इन्होंने बनाई वो है आपकी क्या, विथ आउट आरबीसीज, विथ आरबीसीज एंड विदाउट आरबीसीज। मतलब जिनके पास क्या नहीं होता है, इरिथ्रोसाइट्स नहीं होते हैं, उन्हें इसने क्या किया, 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ओके, उसके बाद इनिशिएटिव क्या खत्म हो गया, एरिस्टोटल ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बेसिस पर इन्होंने इनिशिएटिव, बट यहां तक ही नहीं रुके। उसके बाद साइंटिस्ट आए लाइक कैरोलस लीनियस आए। कैरोलस लीनियस ने क्या किया, सारी चीजों को किसके पार्ट में क्लासिफाई किया, कैरोलस लीनियस बोले हर चीजों को अपन क्या करेंगे, 2 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। पूरे ऑर्गेनिजम्स को, जैसे उसने प्लांट और एनिमल बताया, इसने उनको किंगडम नाम दे दिया। क्या नाम दिया उसने, पहला प्लांटी किंगडम फॉर द प्लांट्स, प्लांट्स के लिए इसने क्या स्टार्ट किया, प्लांट किंगडम। उसी तरीके से एनिमल्स के लिए उसने एनिमेलिया किंगडम स्टार्ट किया। ओके, ठीक है, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन आ गई। पर प्रॉब्लम्स इन दोनों की क्लासिफिकेशन में क्या आती है, बेसिक प्रॉब्लम्स अगर याद देंगे, सबका क्लासिफिकेशन की एक ही दिक्कत थी। सर क्या क्या दिक्कत आती है, तो सबसे पहली ध्यान से सुनो, सबके क्लासिफिकेशन की मेन दिक्कत थी अभी तक की, वो था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कोई भी डिफरेंशिएशन ही नहीं कर पा रहा था, कोई बता ही नहीं पा रहा था कि कौन से
यूकैरियोटिक रखे जाएंगे, कहां पर प्रोकैरियोटिक रहेंगे, सब में प्रॉब्लम था। दूसरा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कैसे डिफरेंशिएट करें, कि मतलब छोटा वाले ऑर्गेनिजम्स को और बड़े वाले ऑर्गेनिजम्स को एक साथ ही रख दिया, मतलब तुम्हें जो है बैक्टीरिया के साथ में रख रहे थे वो, तो तुम वैसे ही बोलोगे ना यार हमको कैसे रख दिया इनके साथ में। तो कंपैरिजन जो था वो बेसिकली मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर के बीच में आ रहा था। तो यहाँ पर ये भी डिफिकल्टी, प्रॉब्लम्स क्या हैं, फर्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्रो और यू के बीच में। वैसे भी पता है कि आपको प्रो को अगर यूकैरियोट्स में रखें तो उसमें भी दिक्कत है। दूसरी प्रॉब्लम जो थी ये वर्सेस की प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना। सेकेंड प्रॉब्लम था यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टी सेलुलर की दिक्कत आ गई थी। एंड द थर्ड वन इज एल्गा, जो ऑटोट्रॉपिक एल्गीज थी उन्हें उन लोगों ने फंजाई के साथ में रखा था। फंजाई तो हेटेरोट्रॉपिक होती है। अब लाइकेन का ही एग्जांपल ले लें, आपने लाइकेन में क्या क्या यूज किया हुआ था, आपने सिंपली लाइकेन में एल्गीज भी यूज कर लिए हैं और आपने क्या यूज किया है, फंजाई भी यूज कर दिया। और फंजाई जो होता है वो कैसा हेटेरोट्रॉपिक होता है और एल्गीज जो होती है वो ऑटोट्रॉपिक नेचर की होती है। दोनों का नेचर कैसा अपोजिटली है, तो दोनों ही अपोजिट नेचर के जो ऑर्गेनिज्म से उन्होंने साथ में कैसे रख दिया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इनके साथ। तो इनका क्लासिफिकेशन बहुत दिक्कत है। एल्गा को जो ऑटोट्रॉपिक थी और फंजाई थी जो हेटेरोट्रॉपिक थे, दोनों को कैसे रखा इन्होंने, टुगेदर, दे प्लेस देम टुगेदर। तीसरा पॉइंट अच्छे से ज्यादा 3 पॉइंट है जिसके बेसिस पर इनका प्रॉब्लमेटिक हो गए थे। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे पॉइंट्स पे। सर ये इसके बाद अच्छा क्लासिफिकेशन किसने किया, जो प्रॉब्लम सारी खत्म हो गई हूं, जिसके क्लासिफिकेशन में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। तो ये प्रॉब्लम्स कहाँ थी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की। हाँ सर, और क्या प्रॉब्लम थी आपकी एक सेकंड प्रॉब्लम थी क्या, आपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को क्लासिफाई नहीं किया। तीसरी प्रॉब्लम क्या आ रही थी सर आपकी, कि एल्गी और फंजाई को आपने अलग अलग नहीं रखा। चलिए, तो इस चीज का प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सीधा आर.एच. विटेकर आए। आर.एच. विटेकर ने 1969 में, याद रखिएगा ये सन कब की बात है ये, 1969 में आर.एच. विटेकर ने बोला कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से कोई फायदा नहीं होने वाला। बीच में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था, बट जो मेन एनसीईआरटी में हमारे लिए पॉइंट लाइन याद रखने वाली है कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। हमारे बारे में क्लासिफिकेशन के बारे में कौन सा है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो क्या प्रॉब्लम्स दूर करता, समझ में आ गया। सबसे पहली उन्होंने 5 किंगडम्स बनाए। सर 5 कौन कौन से किंगडम, सबसे पहला किंगडम जो है वो है हमारा मोनेरा किंगडम। सेकंड किंगडम बेटा याद रखिएगा प्रोटिस्टा, कौन सा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम। थर्ड किंगडम जो स्टार्ट किया वो है उसका फंजाई किंगडम, फंगस बोलते हैं। एंड द फोर्थ किंगडम जो इसने बताया वो है प्लांटी। ओके, प्लांटी किंगडम हो गया। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट किंगडम विच इज एनिमेलिया। तो हमारे पास टोटल कितने किंगडम्स आ जाते हैं, 5 किंगडम्स आ जाते हैं। अच्छे से याद रखिएगा कि सबकी क्राइटेरिया क्या है, पांचों किंगडम्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया। सबसे ज्यादा एनसीईआरटी में कुछ जाने वाले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो सबको याद हो जाता है कि आर.एच. विटेकर ने दिया। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करने के लिए क्राइटेरिया क्या थी। क्लासिफाई तो कर लिया तुमने, हाउ कैन बी ग्रुप्ड इन 5 किंगडम्स, तो आप किंगडम्स बना लोगे सब, पर प्रॉब्लम्स है कि किस बेसिस पे बना रहे हो आप 5 किंगडम्स में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नीट वाला पॉइंट जो है वो यही है, पीवाईक्यूज में पूछा गया क्वेश्चन कि सर कौन से बेसिक सी एलिजिबिलिटीज क्या होती हैं किसी भी किंगडम में जाने के लिए। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटीज जो क्राइटेरिया रखा गया वो है इनका सेल स्ट्रक्चर। पहली चीज किसके बेसिस पे, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड की जाएगी। सेकंड क्या सर, सेकंड आएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि तुम्हारी बॉडी किस टाइप की है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए आपका। ओके, तीसरा क्या देखिए ना सर, खाना कैसे खाते हुए, तो न्यूट्रिशन चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज रिप्रोड्यूस भी तो कैसे करते हो वो भी तो बताना है, रिप्रोडक्शन का टाइप कौन सा है, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। देन उसके बाद आता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज फाइलोजेनी। याद आ रहा, फाइलोजेनी पिछले वाले में टेक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन की 2 ही चीजें थी हमारा क्लासिफिकेशन में, वो है फाइलोजेनी, इसे हम क्या कहते थे, याद आया क्या, एवोल्यूशनरी क्या कहते थे हम, रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ही हमने फाइलोजेनी कहा था। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपकी फैमिली ट्री देखना है तो आपकी फाइलोजेनी जानना जरूरी है। तो ये बेसिक पॉइंट्स है जो पूछे जाते हैं। कौन कौन से पॉइंट है 5, तो सेल स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, खाना कैसे खाते हैं, न्यूट्रिशन हो गया, एंड रिप्रोडक्शन कौन से टाइप का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन उसके बाद आती है फाइलोजेनी मतलब टेक्सोनॉमी कैरेक्टर्स ही तो मेन ही था हमारा, इसी के बेसिस पे तो हमने ज्यादातर क्लासिफिकेशन किया, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग क्लासिफाई किया। ओके, फाइलोजेनी आ गया हमारे पास, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट कर लीजिएगा अच्छे से।
अब आता है सर किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट जो आप कर रहे हो, सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा किंगडम जो है स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जिनमें रखे गए हैं, तो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म रखे गए थे मोनेरा में। तो फर्स्ट किंगडम हमारा क्या होता है, स्टार्ट होता है मोनेरा किंगडम स्टार्ट होता है। ओके बच्चों, सबसे पहला किंगडम कौन सा है? मोनेरा किंगडम। ध्यान से देखना, मोनेरा किंगडम कहां से शुरू होता है हमारा? इंक्लूड, सबसे ज्यादा याद रखना इसमें कौन कौन रखा गया है, तो कोई पूछे मोनेरा में किसको रखा गया है, वो कौन है मोनेरा के मेंबर्स, तो मोनेरा के बेसिक मेंबर्स याद रखिए। सबसे पहले तो बैक्टीरियाज हैं, सारे बैक्टीरियाज को हम रखेंगे। ओके, बैक्टीरियाज के साथ साथ हमने इसमें किसको रखा है? माइकोप्लाज्मा को। ओके, किसको? माइकोप्लाज्मा। और बेसिक चीज याद रखना, लोअर एल्गीज, लोअर एल्गीज। वैसे तो लोअर एल्गीज जो है वो किसके अंदर इंक्लूड है? आपके बैक्टीरिया के अंदर। कौन से वाले बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया, या वेरी गुड, एनाबिनास, जितने भी आपके टाइप्स है वो सब किसके अंदर आ जाते हैं? आपके बैक्टीरियाज हैं, बट लोअर एल्गीज बोलते हैं अपन, तो इसको कट करके हम बैक्टीरिया में ही इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखना कि मोनेरा किंगडम के मेंबर्स कौन? मोनेरा किंगडम के मेन मेंबर्स हो गए बैक्टीरिया, एंड सेकेंड हो गया माइकोप्लाज्मा। कौन? बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा। अब आता है सर ये यूबिक्विटिस कौन कौन से होते हैं, कहां कहां पर मिलते हैं? यूबिक्विटिस का मतलब होता है हैबिटेट क्या क्या है। सिंपली याद रखिएगा कि ये मिलने के चांसेस कहां, तो जो मोनेरा वाले लोग हैं उनका हैबिटेट क्या है? हैबिटेट, आवास कहाँ है? आवास कहां पर है? सर मिलेंगे कहां अगर मैं ढूंढने जाऊंगा इनको? तो इनका घर बता दो, एड्रेस बता दो। इनका एड्रेस होता है बेटा हर जगह। सर हर जगह कहां? तो सॉइल उठा, मिट्टी में तुझे मिल जाएंगे। और कहां सर मिल जाएंगे? तो हवा की बात कर, हवा में उड़ रहे होंगे कुछ ना कुछ तो बैक्टीरिया। और कहां होंगे सर? पानी में होंगे, वाटर में होंगे। कहां पर होंगे? एयर में होंगे, वाटर में होंगे। और कहां मिलेंगे सर? ये कहीं पर भी हाँ बेटा, ये कोई भी कंडीशन आ जाए, किसी भी टाइप की कंडीशन आ जाए, इनको कुछ नहीं होने वाला। ये एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं, लो पीएच एसिडिक कंडीशन में भी रह सकते हैं, हाई सैलिनिटी में भी रह सकते हैं। मतलब कितना भी नमक की सिल्ली पर लिटा दो, इनको कुछ नहीं होने वाला। मतलब ये ऐसे लोग हैं, कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन झेल लेते हैं। मतलब कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन तुम दे दो, कुछ भी नहीं कर होने वाला है इसका। एक्सट्रीम कंडीशन में, हाईली एक्सट्रीम कंडीशन। ओके, कंडीशन इसके लिए कोई भी एक्सट्रीम लिख दो, खाना मत दो, जिंदा रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पैरासाइटिक है भाई साहब, ये पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक समझते हो कि ये दूसरों की बॉडी से क्या लेते हैं? खाना लेते हैं, उनकी बॉडी में रहकर। तुम्हारी गट की ही बात करो, तुम्हारे गट में ही मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो तुम्हारा डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो अगर वो गुड बैक्टीरियाज नहीं होते तो तुम्हारा डाइजेशन ही कंप्लीट नहीं होता बेटा। हमारे लिए गुड बैक्टीरियाज ही मेन रोल निभा रहे हैं ये सारा काम। तो कहाँ मिल रहे हैं? तो तुम्हारी बॉडी के अंदर तक मिल रहे हैं। मैंने तो यहाँ पैरासाइटिक का मतलब ये हुआ इनसाइड ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो, इनसाइड और ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हर जगह। मेरे हाथ को ही देख ले, ध्यान से जूम करके देख तो क्या मिल जाएगा इसे तुझे? इसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज मिल सके। ओके, तेरे कमोड से लेकर हर जगह कहाँ है बैक्टीरियाज है, किचन में से लेकर हर चीज में बैक्टीरियाज। पर कुछ बैक्टीरियाज कैसे होते हैं? गुड बैक्टीरियाज होते हैं, तो हम उनको इंक्लूड करते हैं। सर इनका शेप कैसा हो सकता है? तो शेप याद रखना कि अगर ये क्या हुए, गोल हुए, तो जो गोल बैक्टीरियाज थे आपके, छोटे छोटे गोल बैक्टीरिया, उन छोटे छोटे गोल बैक्टीरियाज को कहा जाता है कोकाई। ओके, एक रहे तो कोकस, दो रहे तो डिप्लोकोकस। ये रहा बेटा क्या? डिप्लोकोकस। ओके, बहुत सारे होंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस हो गए हमारे पास। ऐसे हमारे पास सारसीना तक जा तक हैं। ओके, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ऐसे हमारे पास कोकस हो गए। कोकस का मतलब ही क्या होता है? गोल। फोकस का मतलब क्या होता है? गोल। देन उसके आते हैं बेसिलाई। अब देखिए सबसे पहला कौन सा है? कोकस। ये तो हो गया हमारे पास गोल वाले बैक्टीरिया। सेकेंड हो गया हमारे कौन सा? बेसिलस। ओके, बेसिलस समझ में आया? रॉड शेप होते हैं, इनका शेप कैसा होता है? रॉड शेप दिखाई दे रहे हैं, ये रॉड शेप बैक्टीरिया हो गए। तो चाहे तेरा कौन सा बैक्टीरिया ले लेते हैं हम। ओके, इकोलाई ले लो, ये सब कुछ क्या है? रॉड शेप बैक्टीरिया है। अरे तुम्हारा लैक्टोबैसिलस ही ले लो, उसका नाम में ही लैक्टोबैसिलस है कि नहीं? दही में जाकर देखो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? लैक्टोबैसिलस। तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं उनका शेप ही कैसा होता है? रॉड शेप होते हैं। ओके, नेक्स्ट इस पे आ जाए। हाँ, स्पाइरेला। स्पाइरेला बैक्टीरिया देख, स्पाइरल जैसे होते हैं जनरली। किसके जैसे दिखाई देते हैं हमें? इसमें ऐसी क्या मिलेगी? इसमें न्यूक्लियस मिल जाएगा। देखो ये रहा स्पाइरल जैसे, स्पाइरली फॉर्म में रहते हैं। इस तरीके से इसका क्या रहेगा तेरा?
ये रहे, ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं? स्पाइरुलस कहलाते हैं आपके। विब्रियो, विब्रियो याद आ रहा है, हैजा, हैजा की बीमारी, विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो जनरली क्या होते हैं? कॉमा शेप होते हैं। कौन से शेप के बैक्टीरिया होते हैं? ये कुछ इस तरीके शेप के होने वाले बैक्टीरियाज हैं आपके। इन बैक्टीरिया का शेप ही कैसा होता है आपका? कॉमा शेप रहता है। ये कॉमा शेप मिलने वाले बैक्टीरियाज हैं तुम्हारे। तो कॉमा शेप बैक्टीरियाज को क्या कहा जाता है? ये रहे कोकस। कोकस मतलब ये मिलेंगे तुझे क्या? स्फेरिकल, गोल है। बेसिलस मतलब रॉड शेप। स्पाइरल मतलब स्पाइरल के जैसे। ओके, विब्रियो मतलब कॉमा शेप। याद रखोगे ये सब कुछ। हाँ, बहुत ही पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। दो के ग्रुप में रहेंगे तो डिप्लोकोकस, ये देखो डिप्लोबैसिलस। ओके, बेसिलाई हो गए। एक कहलाएगा सर ये लोग खाना कैसे खाते हैं? तो देखो, मोनेरा किंगडम्स के लोग हैं। मैंने बोला एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस में मतलब पहले तो अगर खुद का खाना बना रहे हैं तो ये ऑटोट्रॉप्स होंगे। न्यूट्रिशन के बेसिस पे जाएगा। तो न्यूट्रिशन की बात करें हम, तो न्यूट्रिशन की बेसिस पे ये सबसे पहले क्या करेंगे? खाना खाएंगे। सर कहाँ कर खाएंगे? ऑटोट्रॉप्स रहेंगे। अगर ऑटोट्रॉपिक हैं तो खुद का खाना खुद बना रहे होंगे। तो ऑटोट्रॉपिक दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो फोटोसिंथेसिस से क्या कर रहे होंगे? खाना बना रहे हो, या केमिकल्स की मदद से खाना बना रहे हो। तो दो टाइप के फोटोट्रॉप होते हैं। पहला होता है कौन सा? फोटोसिंथेटिक। दूसरे होते हैं आपका कीमोसिंथेटिक। ओके, फोटोसिंथेटिक में क्या कर रहे होंगे? फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे। तो आपके मोस्टली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज कौन हो गए? ब्लू ग्रीन एल्गीज में आ जाएंगे आपके। और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में कौन आएंगे? सल्फर बैक्टीरियाज आएंगे, जो सल्फर स्प्रिंग्स में मिलते हैं। ये सब बैक्टीरियाज किसके होंगे? केमिकल सिक्रीशंस करेंगे, चाहे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले एनाबिना ही क्यों ना हो, वो भी आपके इसी में आ जाएंगे। आपके राइजोबियम बैक्टीरिया की बात कर लो, वो भी हमारे किस में आएगा? कीमोसिंथेटिक में आएंगे। वो सब इसी तरीके का क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं। ओके, मतलब एक तरीके से खाना बनाने के लिए मदद कर रहे हैं। उसके बाद हमारे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, नीट का पीवाईक्यू था बेटा। ओके, न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है हमारे पास? ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक में भी कौन कौन सा टाइप है? फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, जो खुद का खाना नहीं बना पाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉपिक फैमिली में रख देंगे। मोनेरा किंगडम्स की बात करें, सब ऑटोट्रॉपिक नहीं है, कुछ जो है वो किस में रखे गए? हेटरोट्रॉपिक्स में भी हैं। तो कैटेगरीज हमने डिवाइड की हुई हैं। तो हमारे पास सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, हैबिटेट कौन सा है इनका? हैबिटेट भी आ गया है सर। सेलुलर कंपोजिशन यूनिसेलुलर हो गए। मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं वो कैसे होंगे? यूनिसेल्युलर रखे गए होंगे। यूनिसेल्युलर। दूसरा पॉइंट क्या कवर कर रहे हैं? यूनिसेल्युलर है और साथ में कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक। सब फटाफट के रिवाइज हो जाए। क्या होता है? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर है। सेकंड क्या है? प्रोकैरियोटिक है। कहां पर मिलते हैं सर? इसमें इंक्लूडेड है बैक्टीरिया जो माइसिलियम। और उसके बाद क्या आता है? सॉइल में मिलने वाले एक्सट्रीमली जो भी कंडीशन मिल जाए सब में प्रेजेंट होंगे। ओके, शेप क्या हो सकता है? कोकाई, बैसिलस और स्पाइरल और विब्रियो हो सकता है। क्या खाना खाएंगे सर? ऑटोट्रॉपिक है तो कीमो ऑटोट्रॉपिक, और सेकंड मिलेंगे हमारे क्या? फोटो ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक भी कुछ मेंबर्स हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे फटाफट आइएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ है इसी का ही, कौन सा वाला किंगडम? मोनेरा किंगडम्स की शेप जैसे ही शुरू करते हैं तो उसके बाद हम शुरू कर देते हैं कौन सा हमारा पार्ट? चलिए, वाटर हो गया, एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है कि सर जितना भी मोनेरा किंगडम से इतने ही में खत्म हो गया? नहीं 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 भाई साहब, इसकी दो कैटेगरीज बनाएंगे अपन। सबसे पहले तो वो वाले बैक्टीरिया जो बहुत ही लो कैटेगरीज में रहने वाले हैं और जो है थोड़े से डेवलप हो गए हैं, जो हाई सोसाइटी में पहुंच गए हैं, इनके भी अंदर मोनेरा में हमने दो सोसाइटीज बना के रखी हुई बैक्टीरियाज की। वो जो गरीबी रेखा के नीचे वाले बैक्टीरियाज हैं उन्हें हमने आर्की बैक्टीरियाज कहा है। और दूसरे बैक्टीरिया जो थोड़े से हायर लेवल के बैक्टीरियाज हो गए, जो थोड़ा सा कमा चुके हैं, उनके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वालिटीज आ चुके हैं, उन्हें हमने किसमें कैटेगरीज में डिवाइड किया है बेटा? सेकेंड हमने यू बैक्टीरियाज रखे हैं, क्योंकि वो थोड़े से डेवलप हो चुके हैं। यू थोड़े से डेवलप को हमने यू बैक्टीरियाज में रखे। आर्की बैक्टीरियाज याद रखना, ये प्रिमिटिव बैक्टीरियाज होते हैं। कौन से होते हैं? प्रिमिटिव। सबसे पुराने बैक्टीरियाज होंगे। सबसे पुराने मतलब हड़प्पा में भी खोदोगे तो यही बैक्टीरियाज मिल जाएंगे तुमको। चलो इधर देख लो, प्रिमिटिव बैक्टीरिया मतलब कोई भी खदान खोलोगे कितने भी पुरानी चीज मिलेंगी उसमें हो सकता है कि आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट हो। क्या है, क्यों जिंदा रह सकते हैं ये सर? ये बोला कि हमने बोला ये कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन तुम ला दो, कितना भी गर्म कर दो, कुछ भी आ जाए, बोले हम लोग मरने वाले नहीं है। तुम्हारा जो टॉर्चर है इसके लिए वार्म अप की तरह हो सकता है। क्यों? ऐसा क्या है? किसका बना हुआ है तू? तो इनसे पूछा गया तो ये तेरे
बॉडी में कुछ होता क्यों नहीं, एसिड से जलता नहीं, टेम्परेचर में कुछ होता नहीं, बोले हमारे पास स्पेशल सेल वॉल होती है। तो स्पेशल कौन सी सेल वॉल होती है जिसकी वजह से एक्सट्रीम कंडीशन झेल लेता है, सर्वाइव कर लेता है, वो है नो पेप्टाइडोग्लाइकन। ओके, स्पेशल सेल वॉल कैसी है, बोले जो हमारी सेल वॉल है उसमें तुम्हारा जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है वो है ही नहीं। मतलब जिससे सेल वॉल हम बनाते हैं मोस्टली बैक्टीरिया के पास, उनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन ही नहीं है। इसका मतलब भाई ये कार्बोहाइड्रेट का तो बना ही नहीं है, जो डिकम्पोज हो सकता है चीजें एंजाइम से, कुछ भी चीजों से नहीं बना है। तो इसीलिए ये भाई साहब कहाँ सरवाइव कर लेता है, ये सरवाइव कर लेता है कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन, समझ रहे हो, कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन भाई को दे दो, ये उस एक्सट्रीम कंडीशन में क्या कर सकता है, सरवाइव करता रहता है। ओके, किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में भाई सरवाइव कर लेगा। तो एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाले आर्कीबैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया से, नो पेप्टाइडोग्लाइकन। मेरा नोट अच्छे से याद रखना कि आर्कीबैक्टीरियाज में आर्कीबैक्टीरियाज में क्या नहीं होता, पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता उनकी सेल वॉल में। चल, सर्वाइवल इसीलिए करते हैं ये। सर आर्कीबैक्टीरियाज में कौन कौन सी कैटेगरीज है, देखो अगर ज्यादा नमक वाले एरियाज में रहे तो हम जानते हैं कि जो नमक बनाने वाले सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम हैलोजेंस कहते हैं, और हेलो लविंग हैं तो सॉल्ट लविंग जितने भी होंगे याद रखना हेलोफाइल्स कहा जाएगा। यहाँ हेलो मतलब होता है सॉल्ट, ओके, और फाइल्स का मतलब होता है लविंग। ये कहाँ रहेंगे अब बताओ भाई साहब, सॉल्ट लविंग बैक्टीरियाज हैं, मतलब ओशियंस वाटर में मिलने वाले हैं, समुद्री पानी में मिलने वाले हैं, सॉल्टी एरियाज में मिलने वाले हैं, जहां पर बहुत ज्यादा नमक होगा वहां मिलने वाले हैं, हेलोफाइल्स कहलाते हैं। ओके बेटा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सालों में पूछा गया है ये। सर कई ऐसे टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर पे रह लें सर, जिनका कुछ भी नहीं हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर भी, हम सोचते हैं कि गर्म करने पर क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो बैक्टीरिया कौन से होंगे तुम्हारे, थर्मो एसिडोफाइल्स। देख, थर्मो मतलब क्या होता है, हीट, एसिडोफाइल मतलब लो पीएच, लो पीएच पर, तो ये लो पीएच पे भी इनका कुछ नहीं हो रहा है और हीट पे भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। मतलब ये सल्फर की हॉट स्प्रिंग में भी मिल जाएंगी, किसी भी कहीं पर भी देख लो, ये सर्वाइबिलिटी तो है ही इनके पास क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन है नहीं। और जो बेसिक आपको मिलने वाले हैं जो आपके आसपास बहुत मिल जाएंगे वो है आपके मिथेनोजेंस। कौन से, मिथेनोजेंस। याद रखना ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, बायोगैस। बायोगैस तो हम गोबर से बनाने वाले हैं और गोबर आता है इससे, जानवरों से। तो उनके स्टमक में रोमेंथी एनिमल्स हो चाहे कोई भी, जिनके पास क्या होता है बायोगैस बनाने के लिए यूज किया जाता है, उन सब के स्टमक में कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, मीथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो ही क्या करते हैं उसके अंदर बायोगैस मीथेन बनाने का काम करते हैं। तो याद रखना किसमें होता है ये, कैटल ऑफ द रुमेन, याद रखो, रुमेन याद आया, रुमेंथी एनिमल्स के जो स्पेसिफिक स्टमक होता है, उसका जो एक्चुअल स्टमक होता है वहां रुमेन देखने को मिलेगा आपको। रुमेन क्या करता है, स्टोर करने का काम करता था फूड को। कई जगह पूछते हैं अपन, ये क्या प्रोड्यूस करता है, द प्रोड्यूस द मीथेन, मीथेन बोले CH4 प्रोड्यूस करता है, ऑल्सो नोन एज बायोगैस। ओके, कई बार इसको भी याद रखना, PYQ है हमारा। ओके, पूछा गया था बायोगैस कहाँ बनते हैं, कैटल्स के स्टमक में बनेगा, किसी मदद से मिथेनोजेंस बनाएंगे। कौन होते हैं मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस आर्कीबैक्टीरिया के ही ग्रुप में आते हैं। ओके, दूसरी कैटेगरी जो हमने बनाई है विच इज यूबैक्टीरिया, इससे थोड़े डेवलप बैक्टीरिया होंगे, आर्कीबैक्टीरिया से थोड़े डेवलप बैक्टीरिया में हमने क्या रख दिया, यूबैक्टीरिया रखे हैं। इनकी वॉल जो रहती है वो कैसी रहती है, रिजिड सेल वॉल होती है। और याद रखना यानी कि इसमें क्या मिलेगा, हमारे पास रिजिड बैक्टीरिया है, जो चीज उनके पास नहीं थी सेल वॉल में इसके पास होगी। अब एक बात होता है, इसके पास लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन मतलब अगर यहां से वहां जाना है तो यहां से वहां जाने के लिए लोकोमोशन करना होगा, लोकोमोशन के लिए जरूरत होती है लोकोमेटरी ऑर्गन्स की। तो बैक्टीरिया के पास, यू बैक्टीरिया के पास क्या होती है, यू बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होती है, फ्लैजिलाज होती हैं। फ्लैजिला मतलब इनके पास पूंछ होती है जिसकी मदद से ये चल सकते हैं, यहां से वहां मूव कर सकते हैं। अब इसके अंदर पहली कैटेगरी जो हमने रखी है वो है तुम्हारे क्या, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है क्या, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। सर समझ में आया, एल्गी जो जो लोअर एल्गीज होती हैं वही बैक्टीरियाज हैं। तो साइनोबैक्टीरिया है तो एल्गी,
पर क्या है, बैक्टीरिया कैटेगरीज में भी है और एल्गी भी है, लोअर एल्गीज है पर बैक्टीरियाज में है। सर स्पेसिफिकली अगर हम देखें, हमारे साइनो की बात करते हैं हम, साइनो बैक्टीरिया क्या क्या होगा इन साइनोबैक्टीरियाज के पास, वो हमारे लिए डिसाइड करते हैं हम। सबसे पहले तो आपको याद रखना इनके पास होता है क्लोरोफिल ए। ओके सर, क्लोरोफिल ये है यानी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ओके, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी फोटोसिंथेसिस हो सकता है इनमें। ओके, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं। सेकंड याद रखिए, अभी हमने बोला कि सारे मोनेरा वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो सब कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर होंगे। ओके, यूनिसेलुलर है। क्या इसके पास, अभी मैंने बोला कि चलने के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, तो ये कैसा होता है, फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब इनकी पूरी बॉडी ऐसे फिलामेंट जैसी बनी होती है, याद रखिएगा कैसे होती है, फिलामेंटस बॉडी रहती है। ओके, इनके ऊपर क्या मिलेगा तुम्हें, ऐसा थोड़ा सा म्यूकस की लेयर भी मिलेगी। ओके, फिलामेंटस बॉडी होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गन्स होते हैं। ओ, ये याद रखने वाली लाइन है हमारे लिए कि बैक्टीरिया किसके में रहेंगे, ये साइनोबैक्टीरिया हमेशा कॉलोनीज में रहेंगे। किस में रहेंगे, कॉलोनी। इनको अकेला रहना पसंद नहीं है, अकेले भी रह सकते हैं बट कॉलोनीज पसंद है इनको, मतलब यूनिसेलुलर होने के बाद भी ये कॉलोनीज में रहते हैं। तो यहां दिखाई दे रहा बहुत सारे बैक्टीरिया मैंने इकट्ठे करके बनाए हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी कॉलोनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, फिलामेंटस, ये लंबे लंबी फिलामेंट बना लेंगे वहां पर, आपको दिखाई दे रहे कॉलोनी में ही। बट इसमें एक चीज बताया मैंने अभी कि इसके आसपास चारों तरफ दिख रहा होगा तुम्हें, क्या होता है, जिलेटिन की बनी हुई एक लेयर होती है, जिलेटिनस। तो जब भी आप जाते हो किसी भी वाटर बॉडी में, तो आप जब फिसलते हो उसका रीजन यही है, यही जिलेटिनस शीथ, जिलेटिन की बनी हुई है, जिलेटिनस शीथ की वजह से ही तुम किसी भी वाटर बॉडी में, किसी भी तालाब में या फिर पॉन्ड में, जहां पर भी पानी भरा होता है, तुम फिसलते हो, तुम बोलते ये काई की वजह से फिसल रहे हो, बेटा काई की वजह से नहीं हो रहा है, वो जो साइनोबैक्टीरिया के ऊपर मिलने वाली जिलेटिनस शीथ है, इसी जिलेटिनस शीथ की वजह से आप कभी फिसले हुए हो, गाड़ी फिसलती है या फिर वाटर बॉडीज में कोई भी अगर आपको चिकनाहट मिलती है तो वो किसकी वजह से होगा, इनके ऊपर मिलने वाली जिलेटिनस शीथ की वजह से। अब आता है फॉर्म ब्लूम्स इन द पॉपुलेटेड एरियाज। ओके, काफी ज्यादा क्वेश्चन हमारे लिए बनता है कि कभी भी हमें डिसाइड करना हो कि कौन सा क्या है, पॉपुलेटेड वाटर है या नहीं है, तो जल्दी से जल्दी आपको याद हो जाएगा कि पॉपुलेटेड वाटर के लिए इंडिकेटर कौन होते हैं, पॉपुलेट, जहां पर पॉल्यूटेड वाटर, सॉरी पॉपुलेटेड बोल दिया, पॉल्यूटेड वाटर के लिए क्या होता है, हमारे पॉल्यूटेड वाटर के लिए इंडिकेटर होते हैं, ये पॉल्यूटेड वाटर में जल्दी से मिल जाएंगे आपका, फॉर्म ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर, किसके अंदर, पॉल्यूटेड, कहीं पर भी आपको दिख जाएंगे। तो कुछ बैक्टीरिया इनमें से क्या काम करने लगेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी करते हैं इन द हेट्रोसिस्ट। याद रखना इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं, हेट्रोसिस्ट। ओके, हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल पार्ट है इसके पास में ही। तो हेट्रोसिस्ट क्या करेगा, इनके हेट्रोसिस्ट में, इन बैक्टीरिया के स्पेशल पार्ट में हेट्रोसिस्ट रहेगा। वो हेट्रोसिस्ट क्या करता है, वो हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या नहीं कर सकते, डायरेक्ट नाइट्रोजन डायरेक्ट प्योर नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनको क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स चाहिए होते हैं। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाने का काम जो है वो इन्हीं बैक्टीरियाज का काम है। सर इस कैटेगरीज में कौन कौन से होते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले में ध्यान से देखना, नॉस्टेक और एनाबीना। जब चैप्टर शुरू हुआ था तब मैंने भी बताया आपको कि नॉस्टेक और एनाबीना जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले होते हैं, नॉस्टेक एंड एनाबीना। ओके, एनाबीना जो रहते हैं वो कौन से होते हैं आपके, ये दोनों आपके बैक्टीरिया जो है वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ रहे हो कि जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसके नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने में हेल्प करेंगे, जिस तरीके से हेल्प करेंगे तो प्लांट्स के लिए भी बेनिफिशियल हो गए, तो कौन इसको मना करेगा। इसके लिए याद रखना ये केमिकल्स कैसे सिंथेटिक, हमने न्यूट्रिशन की बात की थी कुछ देर पहले, ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, तो कुछ मेंबर्स कैसे बताया थे मैंने कि कीमोसिंथेटिक होते हैं, कुछ लोग ये वाले कैसे होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक होंगे, ये वाले कीमो ऑटोट्रॉपिक मिलेंगे आपको। इसमें क्या करते हैं, वो नाइट्राइट्स को क्या करते हैं, नाइट्राइड ऑक्साइड्स को, ऑक्साइड नाइट्राइड्स हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, अमोनिया होगा, उनको रिसाइकल करते हैं, रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स की तरह यूज करते हैं।
तो इनका जो खाना होता है वो भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, नाइट्राइट ऑक्साइड जितने भी होते हैं आपके, चाहे वो NO2 हो गया, नाइट्रेट्स हो गए, NO3 हो गए, ओके, NO3 कंपाउंड्स हो गए, NO3 कंपाउंड्स, अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, ये सारे कंपाउंड्स को क्या करता है, ये क्या केमिकल की तरह यूज करता है। इनका ये रॉ मटेरियल हो गया खाना बनाने के लिए, खाने के लिए, ओके। रिसाइकलिंग करते हैं न्यूट्रिशंस की, इनको नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज करते हैं। वैसे भी ये लोग क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर ही रहे हैं। तो नॉस्टेक और एनाबिना तुम्हारे किसकी तरह काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट हो जाएंगे और साथ में इनको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, दोनों काम अच्छे से हो जाता है। तो याद रखिएगा ये किसमें रिसाइकल का काम करते हैं, नाइट्रोजन के रिसाइकलिंग में काम करते हैं, ओके। हमने बोला था कि कुछ बैक्टीरियाज आपने बताया कि ज्यादातर तो ऑटोट्रॉपिक है, कुछ कैसे हैं, कुछ सर कैसे हैं, हेट्रोट्रॉपिक है, जो खुद का खाना खुद नहीं बना पा रहे। ऐसे बैक्टीरिया को हमने किस कैटेगरीज में रखा गया, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरियाज में रखा गया है। तो ये क्या करेंगे, जिनके पास कुछ नहीं है तो डिकम्पोजिशन का काम करेंगे। तो ये क्या करेंगे, डिकम्पोजर्स बन जाते हैं, ये बैक्टीरिया डिकम्पोजर बनता है। हेट्रोट्रॉप्स वाले ही क्या बन जाते हैं, डिकम्पोजर्स। हेट्रोट्रॉप्स वाले क्या बन जाते हैं आपके, डिकम्पोजर्स बन जाएंगे, ब्रेक डाउन करेंगे ये चीजों को। कहां पर यूजफुल होगा, तो याद करो कि हमारा लैक्टोज शुगर देखी है तुमने। लैक्टोज शुगर एक्चुअली क्या है, तुम्हारे पास तो एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड है। वो डाइसैकेराइड जो है वो एक एसिड में कैसे बदल जाता है, जैसे ही हम दूध रखते हैं, दूध में होता है कौन सी शुगर, लैक्टोज शुगर, बट वो कन्वर्ट किस में होती है सर, वो तो लैक्टिक एसिड में बदल जाती है दही की वजह, दही बनने के बाद। तो बदलता कौन है, उसका बेसिक रोल तुमने देखा कि उसमें बेसिक जो दही बना है वो किसकी वजह से बना है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, क्या उसने दही बनाया, ऑब्वियस है, क्योंकि वो खुद हेट्रोट्रॉपिक है। याद रखना, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया तुम्हारे घरों में ही घूम रहे हैं। तो दिखाई दे रहा है तुम्हारे दूध में क्या रहता है, दूध में जैसे ही हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरियाज आते हैं, दूध में जैसे ही लैक्टोबैसिलस के कौन से बैक्टीरियाज आते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज आएंगे। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। इनका कर्ड में यूज कर सकते हो तुम, ओके। डिकम्पोजिशन ही तो हो रहा है किसका, शुगर का। लैक्टो शुगर तुम्हारी इसमें डिवाइड हो रही है लैक्टिक एसिड में, तो कन्वर्जन हो तो रहा है, साफ साफ डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो कहीं और यूज कर सकते हैं, हाँ, इसका यूज करके हम क्या बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। इनका यूज करके हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन तो मेन कर ही रहे हैं। तो क्या क्या काम कर सकते हो हेट्रोट्रॉप्स का, हेट्रोट्रॉप की मदद से तुम लोग सबसे पहले तो कर्ड बना सकते हैं। दूसरा क्या मदद कर सकते हो, यूजेस क्या हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉप्स के कर्ड फॉर्मेशन हो गया, एंटीबायोटिक्स बन रही हैं। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम आ रहा है। सर कहीं पर क्या आपने बोला कि सारे बैक्टीरिया अच्छे नहीं होते हैं, और जितने बैक्टीरिया हैं कुछ अच्छे हैं कुछ खराब भी हैं। तो खराब फुल इफेक्ट तो कभी बताया नहीं आपने। अभी तक हम लोगों ने जो था वो यूजफुल इफेक्ट देख रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या कर सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट कैसे आपको ये क्या कर सकता है, खराब कर सकते हैं। सबसे पहले तो कोलेरा, याद रखो कौन से, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी से कौन सी बीमारी होती है, कोलेरा की बीमारी होती है। टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, याद आया, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी की वजह से क्या होगा, टाइफॉइड होगा। हाँ, टेटनस बैक्टीरियाज हो गए, चाहे आपका सिट्रस कैंकर हो गया, सिट्रस कैंकर, ये सारी बीमारीज हो, ये बीमारियां किसकी वजह से होती हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारीज हैं। तो ये सारी बीमारीज के पैथोजेंस कौन होंगे, बैक्टीरियाज होंगे। ये सारी हम डिटेल्स में कहाँ पढ़ेंगे, जैसे ही मैं को ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ाऊंगा 12th वाला चैप्टर एनसीईआरटी का, तो इसमें हम सारे के पैथोजेंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। सर यहाँ सारे पॉइंट कवर कर रहे हैं क्या हम बैक्टीरियाज के, कि तुम्हारा रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तुम्हारा न्यूट्रिशन क्या है, हैबिटेट क्या है, सेलुलर कंपोजिशंस क्या क्या है, सारी चीजें प्रॉपर हो पा रही हैं क्या। हाँ, अगर एक चीज अगर हम छोड़ रहे हैं वो है हमारा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की जब बात आती है तो इनमें रिप्रोडक्शन होता है कैसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और एसेक्सुअल में भी याद रखना, एसेक्सुअल में भी कौन सा करता है, ये बाइनरी फिजन करेगा, बाइनरी फिजन। जो अमीबा करता था उसी तरीके से ये लोग क्या करेंगे, बाइनरी फिजन करते हैं। बाइनरी फिजन करके ये लोग पहली पेरेंटल सेट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और दो नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करने वाले हैं। ओके, क्या ये लोग ये स्पोर फॉर्मेशन कर सकते हैं, हाँ, ये अपने ही अंदर एक और नए स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं।
तरीके से स्पूम फॉर्म कर लेंगे। ये लोग प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर करते हैं। ओके, प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर मतलब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के बैक्टीरियाज आ जाएंगे। एक को कहेंगे हम क्या, एफ पॉजिटिव, और एक को कहेंगे हम क्या, एफ नेगेटिव। एफ नेगेटिव और एफ पॉजिटिव क्या करेंगे, सबसे पहले पास पास आएंगे। जैसे ही आपके पास पास आएंगे ये कॉन्जॉइंट जॉइंट बना लेंगे इस तरीके से, दोनों के बीच में कॉन्जॉइंट जॉइंट बन जाएगा। और इस कॉन्जॉइंट जॉइंट की मदद से क्या करेंगे, अपना जेनेटिक मटेरियल्स, जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या कर देंगे, एक दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे। इस प्रोसेस को हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन सिंपल सा है कि एक पेरेंट दूसरे वाले बैक्टीरिया के पास आएगा, उसके कांटेक्ट में जाएगा, दोनों आपके कॉन्जुगेटेड जॉइंट बनाएंगे। इसके कॉन्जॉइंट की मदद से अपना जेनेटिक मटेरियल जो भी है, क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल वो दूसरे में ट्रांसफर कर देगा। सपोज ये अपना जेनेटिक मटेरियल इधर बचा और ये इसका जेनेटिक मटेरियल इधर आ गया, तो दोनों ने आपस में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करके क्या दिया, रिप्रोडक्शन कर लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर। प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर ही कॉन्जुगेशन है। तो रिप्रोडक्शन की मेथड्स क्या क्या है, रिप्रोडक्शन की पहली मेथड जो है वो याद रखना बाइनरी फिजन है। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड याद रखना स्पोर फॉर्मेशन है। स्पोर फॉर्मेशन के बाद तीसरी हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेशन है। तो तीन मेथड्स हैं, अच्छे से याद रखना, बाइनरी फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन। ओके, बीएससी। तो तुम्हें क्या करना है, बैक्टीरियाज पे बीएससी करना है, बैक्टीरियाज के रिप्रोडक्शन पे भी बीएससी करना है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा माइकोप्लाज्मा। ओके मेरे भाई, कौन सा टॉपिक है हमारा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ध्यान से देखना क्या है माइकोप्लाज्मा के ऊपर। ओके, जैसे ही माइकोप्लाज्मा में जाते हैं तो ये सबसे आखिरी ऑर्गेनिज्म मिल जाता है हमारे लिए। और इसमें ध्यान से देखना कि बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको, इस तरीके से फ्री न्यूक्लियस मिल जाएगा आपको। ये जेनेटिक मटेरियल हो गया इसका। ओके, ये मिल गया तुम्हारा जेनेटिक डीएनए मटेरियल, बोल दो इसका जेनेटिक मटेरियल। माइकोप्लाज्मा इस तरीके से आपको क्या मिल जाएंगे, कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो ये कि इनके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। मैंने जो बनाई है ध्यान से देखो, ये है इसकी मेम्ब्रेन बस। मैं वरना इसको कैसे बनाता, ये डबल करके बनाता, बट इसके पास क्या नहीं है, इसके पास किसी भी टाइप से सेल वॉल है ही नहीं है। तो क्या नहीं है भाई साहब, इसके पास खुद की सेल वॉल नहीं है। क्या नहीं है, इसके पास सेल वॉल नहीं है। मतलब जो इसके पास नहीं था, क्या ये किसकी तरह हो गए, आपके आर्कीबैक्टीरियाज की तरह हो गए। इनके पास भी क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है। उसकी सेल वॉल है बट क्या नहीं है उसके पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स ऑन द अर्थ। तो कोई पूछे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट में आ जाएगा कौन तुम्हारा, स्मॉलेस्ट में आ जाएगा तुम्हारा माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लें तो वो कौन है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है हमारा माइकोप्लाज्मा। नाम ही बेचारा का केवल प्लाज्मा बचा हुआ है। माइकोप्लाज्मा से याद रखना, केवल क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इसके पास क्या नहीं है, सेल वॉल है ही नहीं, नाम में ही प्लाज्मा से जिंदा है बेचारा। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इसके लिए किसी भी टाइप से सेल्यूलर प्रोसेस के लिए, बाकी सारे फंक्शंस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। क्या यही वो ऑर्गेनिजम्स हो गए जिन्होंने बोला कि हमें किसकी जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की। बाकी सब सर्वाइबिलिटी जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, आपके ऑक्सीजन पर बेस्ड है। पर इनमें किसी भी टाइप से क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं देखने को मिल रहा है। पर सर कुछ ना नेचर तो होंगे, बट दिक्कत यह है कि कोई भी आपके बेनिफिशियल नहीं होते, ये हमेशा से हमारे लिए पैथोजेनिक होते हैं, हमारे लिए डिसीज कॉजिंग करने वाले हो गए, हमेशा बीमारी करते हैं। यानी कि ये कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, इनसे डिसीज हो सकती है, तो डिसीज कॉजिंग हो सकते हैं। ओके, ये बीमारी करने वाले लोग हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल लोग नहीं है। ओके, माइकोप्लाज्मा में याद रखें स्मॉलेस्ट सेल है, सेल वॉल नहीं है। ओके, सर्वाइवल पॉसिबल है विदाउट ऑक्सीजन। ओके, पैथोजेनिक है, डिसीज कॉजिंग है। चलिए आगे बढ़िएगा, हमारे पास आता है किंगडम प्रोटिस्टा।
सेकेंड किंगडम, फर्स्ट किंगडम तो हमने कवर कर लिया जिसका नाम है मोनेरा। सेकेंड किंगडम स्टार्ट हो जाता है हमारा क्या, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम याद रखिएगा कि सारे प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, प्रोटिस्टा में जो सबसे पहले रखेंगे तो वो थे आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। किसको रखा हमने, यूनिसेल्युलर्स को रखा। यूनिसेल्युलर के साथ में कौन से रखे गए, आपके यूकैरियोट्स को रखे गए। ओके, यूकैरियोट्स रखेंगे। और सर क्या ये कहाँ मिलेंगे सर, इनका हैबिटेट क्या होगा, तो हैबिटेट याद रखिएगा, इनका हैबिटेट होता है क्या सर, ये सब एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वाटिक, जलीय होते हैं, वाटर में मिलते हैं। सर कौन से पानी में, वो वेरी करते रहते हैं। ओके, ये तीनों एक्चुअली यहाँ अगर आप पहुंच गए हो तो यहाँ से आपके लिए डाइवर्सिटी खुल जाती है, रास्ते खुल जाते हैं। सर कौन से किंगडम के, आपके यहाँ से रास्ते खुल जाते हैं प्लांट किंगडम के, आपके यहाँ से खुल जाते हैं एनिमल किंगडम के, आप यहाँ से जा सकते हो फंजाई किंगडम। तो आने वाले जो तीनों किंगडम्स हैं उनकी जो एक ब्रांच है वो यहीं से ही ब्रांचिंग बनी हुई है। तो अभी तक मोनेरा में कोई क्लासिफिकेशन नहीं था, वो डायरेक्ट सीधा आपको पटक देता था प्लांट किंगडम में। ओके, पर यहां पर कनेक्शन जो है वो है बेसिक है। क्या कनेक्शन है सर, बेसिक मोनेरा की बात करें, उसके बाद हमारा प्रोटिस्टा आता है। प्रोटिस्टा की बात कर लो आप, प्रोटिस्टा में हमारे पास ये चीजें आती हैं। ओके, ये याद रखिए, लिंक होता है किस किस के बीच में, ये लिंक होता है किसके बीच में, प्लांट, एनिमल एंड द फंजाई। तो प्रोटिस्टा एक्चुअली क्या है, कनेक्टिंग लिंक है तीनों के बीच का। किस किस के, प्लांट के, एनिमल के और साथ में फंजाई के, इन तीनों के बीच में यही काम करेगा। ओके, रिप्रोडक्शन कैसे करता है तो पता है ना, प्रोटिस्टा अमीबा फैमिली का है। अमीबा है यानी एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहा होगा बाइनरी फिजन से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा होगा जाइगोट फॉर्मेशन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तुम्हें जाइगोट फॉर्म करना होगा। ओके, अब बात करते हैं क्या इसके अंदर क्या सब ग्रुप्स या ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो याद रखना, क्रायोस्कोफाइट्स की बात करें हम। ओके, क्रायोस्कोफाइट्स की बात करें तो इसमें दो कैटेगरीज आते हैं आपके, डायटम्स आते हैं और डेस्माइट्स आते हैं। डायसम्स और डायस्माइट जो है वो किस में आते हैं, हमारे क्रायोसोफाइट्स में आते हैं। जितने भी क्रायोसोफाइट्स हैं, ओके, क्रायोसोफाइट्स, ओके, माइक्रोस्कोपिक, सबसे पहली चीज तो बहुत छोटे होंगे, कितने, बहुत बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक होंगे। ओके, ये क्या होंगे, प्लंकस्टोन, क्या मिलेंगे, प्लंकस्टोनिक मिलेंगे। याद रखिएगा कि जितने भी एक्वाटिक प्लांट होते हैं, प्रिमिटिव या सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट की बात करें, स्मॉलेस्ट प्लांट की बात करें, जो प्लांट स्पीसीज जहां से आएगी, जो शुरू होती है वो प्लांट स्पीसीज कहां से शुरू होती है, हमारे प्लांक टॉनिक्स से शुरू होती है। ओके, माइक्रोस्कोपिक मतलब हाईली स्मॉल्स मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे रहते हैं। बेस्ट बात क्या है इसकी, याद रखें, सबसे बेस्ट बात है कि सिलिका सेल वॉल होती है इनके पास। क्या होती है, सिलिका सेल वॉल होती है, जो कि जिसके लिए, जिस वजह से ये लोग क्या हो जाते हैं, टूट नहीं पाते, इतने फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि पूरी बॉडी फोल्ड कर लेते हैं। तो बोल सकते हो कि सिलिका इतना ज्यादा वो है इनके लिए कि ये टूटते नहीं है, इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाते हैं। शोप बॉक्स फिटिंग होती है इनकी। शोप बॉक्स फिटिंग समझते हो, जैसा देना चाहो वैसा शेप दे सकते हो। कोई साबुन देखो तुम, ये लाइन अच्छे से याद रखना, सिलिका का बना हुआ है, टूट नहीं सकता है। दूसरा, प्रोटिस्टा को तुम साबुन के सांचे जैसा कैसे भी रूप में ढाल सकते हो। मोनेरा है भाई साहब, स्लाइम देखा है ना, स्लाइम जैसे डालना चाहो, जिस सांचे में डालो वैसा हो जाता है। प्रोटिस्टा टूट नहीं सकता, इंडिस्ट्रक्टेबल है, कोई भी इसको क्या नहीं कर सकता है, तोड़ नहीं सकता है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है हमारे लिए। फिर कहाँ मिलेगा ये, कहाँ पर मिलता है, क्या काम आ सकता है, एक्यूमुलेशंस क्या होंगे, कुछ मदद आ सकती है। चलो वो तो हो गए, हम एक्वाटिक प्लांट्स मिल जाए। एक्यूमुलेशंस में आ जाता है आपका कि जितने भी डाई एटम्स होते हैं, क्या होते हैं, डाई एटम्स होते हैं, वो अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं, जिसका यूज हम पॉलिशिंग के लिए करते हैं। किसका यूज करते हैं, पॉलिशिंग। यूजेस अच्छे से याद रख मेरे भाई, यूजेस पूछे जाते हैं। पहला है पॉलिशिंग का, पॉलिशिंग का यूज करते हैं, और दूसरा हम इसका यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन। ओके, पोरीफेरा फिल्ट्रेशन, पोरीफेरा फिल्ट्रेशन, पी से पॉलिश, पी से एफ से फिल्ट्रेशन। ओके, फिल्ट्रेशन और पॉलिशिंग, पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन दोनों काम करते हैं। हाँ भाई साहब, आपको पता है कि ये एक्चुअल में प्रोड्यूसर है, किसके प्रोड्यूसर है,
ओशियन का जितना भी आपकी चीज़ें होती हैं उनमें एक मेन प्रोड्यूसर का रोल जो होता है वो किसका होता है? दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, क्राइसोफाइट्स जो हैं वो क्राइसोफाइट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्राइसोफाइट्स। ये क्या होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर। चीफ प्रोड्यूसर है। चीफ प्रोड्यूसर मतलब ये मेन है वहां के। क्या है ये? चीफ प्रोड्यूसर होते हैं किसके? ओशियंस के। ओशियन में जो भी चीजें बनती हैं उसमें चीफ प्रोड्यूसर कौन होते हैं तुम्हारे? क्राइसोफाइट्स होते हैं। क्राइसोफाइट्स मतलब जो आपने नीचे लहराती हुई चीजें देखी होंगे, उनमें बहुत सारी चीजें जो मेन चीजें हैं वो इसी द्वारा बनाई जाती हैं। अब आता है जो जिसमें दो दो फ्लैजिला होंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा? तो एक नई कैटेगरीज या एक नई क्लासेस बना देते हैं जिसको हमने नाम क्या दिया है? डायनोफ्लेजिएट्स। नाम से ही समझ में आया। डायनो मतलब टू, फ्लेजिएट्स मतलब दो। दो फ्लेजिलास मिलेंगे, डायनोफ्लेजिलास। फ्लेजिला, फ्लैजिला पता है ना? पूंछ। इनमें कितनी फ्लैजिला होती है बेटा? फटाफट बताओ। ये मिलते कहाँ पर है? मैराइन वाटर में, समुद्री जल में मिलने वाले से हैं। और साफ साफ हो रही है ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक है यानी फोटोसिंथेटिक होंगे। याद रखिएगा, डायफ्लेजिएट्स कहते होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटो में आने वाला है, अरे दो पहिए लगा के ऑटो में आ रहा है। ओके, पिगमेंट्स कौन सा है? तो याद रखिएगा इनमें सारे पिगमेंट्स मिल रहे हैं, चाहे वो इसका येलो पिगमेंट हो, चाहे वो रेड पिगमेंट हो, चाहे ब्राउन पिगमेंट हो, ओके, चाहे वो ग्रीन पिगमेंट हो। इसके पास तीनों पिगमेंट्स हैं। मतलब ये येलो वाली भी बना रहा है, रेड भी, ब्राउन भी और ग्रीन है। मतलब एल्गिस के तो तीनों कलर लेके रखा हुआ है। स्पेशल में क्या लेके रखा है? येलो तक लेके रखा है। एल्गिस को तो ऐसे ही पछाड़ रहा है कौन? डाई डायनोफ्लेजिएट्स। चलिए, पिगमेंटेड बॉडी होगी। हम बात करते हैं इसकी सेल वॉल की। तो सेल वॉल जब हमने बात की तो हमारे डायनोफ्लेजिएट्स की बात होती है। तो डायनोफ्लेजिएट्स के पास जब सेल वॉल की बात होती है तो इनकी जो सेल वॉल है, ओके, सेल वॉल कैसी है? याद रखिएगा, इनकी सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज से। सेल वॉल काय की है? सेलुलोज की। सेलुलोज सेल वॉल है। सेलुलोज की सेल वॉल मिलेगी। क्या मिलेगी इसके पास? सेलुलोज प्लेट्स की। ओके, याद रखिएगा कौन सी प्लेट्स होती हैं? सेलुलोज प्लेट्स। ओके, सेलुलोज प्लेट्स काय में होती हैं? डायनोफ्लेजिएट्स में होती हैं। अगले सर, फ्लैजिला का मैंने शुरुआत में ही नाम से ही समझ में आ रहा था, इसके अंदर फ्लैजिलास कितनी होंगी? इसके पास फ्लैजिला होंगे दो। यहां पर देखना कौन कौन सी फ्लैजिलास होती हैं। एक, इसको सीधा चलने के लिए इस तरीके से सपोज मान लेते हैं इसके पास दो फ्लैजिला हैं। ओके, एक फ्लैजिला कैसे चलेगी? इस तरफ मूव कराएगी। ओके, दूसरी फ्लैजिला इसको आगे ले जाएगी। तो मतलब एक ट्रांसवर्स चलेगी और एक लॉन्गिट्यूडनल चलेगी। ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल। ओके, कौन कौन सी होती हैं? एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, होती है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों फ्लैजिलास काम आती हैं। एक साइड देगी और एक आगे बढ़ाएगी। हाँ, एग्जांपल्स हैं गोनेलिक्स, जिसे हम रेड टाइड्स कहते हैं। ओके, कई बार ये पूछा जाता है गोनेलिक्स क्या होता है? रेड टाइड्स होती हैं गोनेलिक्स, रेड टाइड। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन होता है एग्जांपल्स। डायनोफ्लेजिएट्स में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? गाइनेलिक्स है, जो रेड टाइड्स के नाम से जाना जाता है, जो एक्चुअली क्या करता है? रिलीज करता है टॉक्सिन्स। क्या रिलीज करता है? टॉक्सिन, जिसका यूज किया जाता है फिश किलिंग के लिए। किसके लिए? फिश किलिंग के लिए यूज करते हैं। अब ये कभी अगर आपने देखा रेड टाइड्स का यूज ज्यादातर, अगर कोई मछलियां क्या खा लेती हैं? रेड टाइड्स खा लेती हैं। तो उनमें इतना टॉक्सिन्स होता है कि इजीली मछलियां क्या हो सकती हैं? मर सकती हैं। तो रेड टाइड्स खाने की वजह से, यानी कि गाइनोलेक्स खाने की मदद से इनकी मौत हो सकती है। ओके, याद रखिएगा, ये पहली कैटेगरी हमने बनाई है उसके अंदर आएगा। अब आता है यूग्लिनोइड्स, इसकी तीसरी कैटेगरीज आ जाती। तीसरी कैटेगरीज किसकी? प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा की तीसरी कैटेगरी क्या है हमारे पास? यूग्लिनोइड्स आ जाते हैं। यूग्लिनोइड्स मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि यूग्लिना के हैं, तो यानी कि ये फ्रेश वाटर होंगे। यूग्लिना कहाँ मिलता है? फ्रेश वाटर में। वो मैराइन वाटर में मिलते हैं, ये कहाँ मिलेंगे? फ्रेश वाटर में मिलने वाले हैं। ओके, स्टेगनेंट वाटर्स में, कहीं पर जो रुके हुए पानी है उसमें भी मिल जाएंगे आपको। प्रोटीन लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पेलिकल। कौन सी होती है? पेलिकल। ओके, उनके पास सेलुलोज था, इसकी पास सेल वॉल काय की बनी होती है? सेल
वॉल की बात कर लें, इसकी सेल वॉल काय की बनी हुई होती है, इसकी सेल वॉल बनी होती है प्रोटीन की, काय की, इनकी सेल वॉल में मिलेंगे प्रोटीन। जो प्रोटीन कौन से हैं आपके, पेलिकल। पेलिकल क्यों है भाई, इनको चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। क्या चाहिए इनको, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लेने के लिए प्रोटीन का यूज करते हैं। कौन सा प्रोटीन, पेलिकल प्रोटीन। यूग्लिनॉइड्स हाईली फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। यूग्लिनाइड जितने भी मेंबर्स हैं वो फ्लेक्सिबल किस वजह से होते हैं, उनके पास प्रोटीन होता है। प्रोटीन खा के जिम में क्या बनाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी ही लाएगा। ये जिम में क्या करेगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा। अब ये है, तो इसके पास भी मैं बता दूं क्या होता है, दो फ्लैजिला होती हैं, यानी डबल न्यूट्रिशन भी है इसके पास। फ्लैजिला प्रोटीन खा रहा है भाई साहब, सेलुलोज तो दे ही रहे थे हम, सेलुलोज के एक्स्ट्रा में क्या खा रहा है, ये प्रोटीन खा रहा है। यानी कि ये ऑटोट्रॉपिक हो गया, वो भी कैसा, फोटो ऑटोट्रॉपिक। कैसा मिलेगा ये, फोटो ऑटोट्रॉपिक, सनलाइट में। पर कुछ इसमें याद रखिएगा, जब इनके पास लाइट नहीं रहेगी तो क्या करेंगे, यूग्लिनॉइड दोनों होते हैं, बोले देख लाइट रही तो भी खाना बनाएंगे, नहीं रही तो हम हेटरोट्रॉप हो जाएंगे। तो यूग्लिनॉइड जो होता है वो क्या रहता है, मौकापरस्त होता है। लाइट रही, दिन रहा तो हम लोग फोटोसिंथेसिस करेंगे, रात हुई तो हम लोग सर हेटरोट्रॉप बन जाएंगे। अगर तुम लाइट नहीं भी आई तो भी हम जिंदा रहेंगे। क्यों, क्योंकि बोले हम लोगों ने विकसित कर लिया है क्या, बोले हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे करना है वो। तो दिन में क्या है ये, दिन में याद रखना, डेज में कैसा रहता है ये, डेज में रहता है ऑटोट्रॉपिक। ओके, पर रात में ये हेलीकॉप्टर से जाता है। नाइट्स में कैसे काम करता है, नाइट्स में ये कैसे काम करेगा, नाइट में ये काम करता है कैसा, हेट्रो की तरह, हेट्रोट्रॉप्स की तरह। यूग्लिनॉइड ऐसे ही होते हैं, देखा, दिन में कैसा और रात में कैसा। दिन भर क्या रहेगा, हमारे लिए ऑटोट्रॉप बना रहेगा, रात में जब जैसे ही काम आएगा, लाइट गई, क्या बोलेगा, हम हेट्रोट्रॉप हैं। ओके, कौन होता है, डबल न्यूट्रिशन जो करता है, डबल अटैक कर रहा है भाई साहब। एग्जाम्पल याद रखना, यूग्लिनाज, याद है ना यूग्लिनाज। ओके, यूग्लिना जितने भी है हमारे पास वो इसी में रखे जाएंगे आपके। ओके, जितने भी यूग्लिनाज हैं वो इसी में आ जाएंगे आपके। इनके पास भी क्या होती हैं, दो फ्लैजिलास होंगे, तरीके से यूग्लिना होते हैं आपके। फोर्थ कैटेगरी जो आती है वो होती है हमारी कौन सी, स्लाइम मोल्ड की। कौन सी बेटा, स्लाइम मोल्ड। ओके, स्लाइम मोल्ड में कौन आते हैं आपके, इसमें आते हैं आपके पूरे सैप्रोफाइटिक, मतलब ये लोग बेचारे डेड एंड डिके चीजों पर खाएंगे, डेड एंड डिकेज से खाना लेंगे। न्यूट्रिशन इसका कहां से आएगा, डेड एंड डिके से। ये फोर्थ कैटेगरी है जो पूरी तरीके से हेटरोट्रॉपिक है। इसकी तरह ये नहीं कि ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटरोट्रॉपिक भी है, कंफ्यूजिंग है खुद ही। इनकी बॉडी जो होती है वो प्लाज्मोडियम की तरह होती है। अब प्लाज्मोडियम जानते हो, प्लाज्मोडियम वही पैथोजन है, अगर आपको याद हो, जिसने क्या किया है तुम्हारे लिए, जो मॉस्किटोस के साथ में आते हैं, उसके लार्वा में आते हैं और तुम्हें मलेरिया जैसी बीमारी करते हैं। तो मलेरिया का पैथोजन जो होता है वो कौन होता है, मलेरिया का पैथोजन यही प्लाज्मोडियम होता है। ये प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन करता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। जैसा कि बाइनरी फिजन जो आपके अमीबा वगैरह कर रहे हैं उसकी तरह नहीं, एक बार में ये बहुत सारे क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है, एक बार में मिलियंस ऑफ में अपनी स्पीसीज बनाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्लाज्मोडियम की तरह मल्टी न्यूक्लिएटेड रहती है। एक ही बॉडी में देखें तो बहुत सारे न्यूक्लियस से सेल्स मिलती हैं। ओके, अनफेवरेबल कंडीशन जब रहती हैं तो ये लोग क्या बना लेते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन के लिए। ये लोग क्या करते हैं, जैसे इसको लगता है कि अरे मरने की बात आ गई, तो ये अपने जो मेन चीज है जिससे इसकी आने वाली नई स्पीसीज बनने वाली है, या खुद ही ये डेवलप होने वाला है, तो उस चीज को क्या बना लेता है, स्पोर बनाकर अपने ही बॉडी में क्या कर लेता है, छुपा लेता है। इसको हम कौन सी बॉडी कहा जाता है, फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। तो फ्रूटिंग बॉडी विद द स्पोर्स फॉर्मेशन होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन कर लेते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करेंगे, स्लाइम मोल्ड अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस से शो करेंगे। ओके, स्पोर रेजिस्टेंस एंड द डिस्पोज्ड बाय द एयर, मतलब ये लोग इतना ज्यादा कैसे फैल रहे हैं, इनकी इतना ज्यादा रिप्रोडक्शन कैसे हो पा रहे हैं, इतनी दूर दूर तक कैसे पहुंच पा रहे हैं। तो ये लोग स्पोर्स जो बनाते हैं वो हवा में ऐसा ब्लास्ट कर देते हैं, और जैसे ही ब्लास्ट करते हैं तो हवा में इतने लाइट होने की वजह से ये डिस्पर्स हो जाते हैं यहां से वहां। हवा इनके लिए क्या हो गया, डिस्पर्सिंग मीडियम की तरह काम करने, ट्रांसपोर्ट करने लगे। तो याद रखिएगा कि स्लाइम मोल्ड के लिए कौन किसकी मदद से चीजें जाएंगी, स्लाइम मोल्ड चीजों को भेजेगा एयर की मदद से। किसकी मदद से, एयर, हवा इसको क्या करेगी, यहां से वहां लेकर जाएगी।
चल में यहाँ देख सेकंड, जैसे ही हम आखिरी में पहुंचते ये होते हैं प्रोटोजोआ। अब ये जो प्रोटोजोआ है ये हम प्रोटिस्टा के आखिरी में या मेन मेंबर्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स मान सकते हैं। इनमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं जो आप तक आज तक हमने जो लोअर क्लासेस में पढ़े मेंबर्स के प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं, ये ज्यादा मेंबर्स हों वो सब इसी में ही काउंट होते हैं। ओके, ऑल हेट्रोट्रॉप्स की बात करें, किसकी बात करें हम? ऑल हेट्रोट्रॉप्स, सभी प्रोटोजोआंस खाना खुद नहीं बनाते, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स मिलेंगे, कहीं खाना बना ही नहीं पाते हैं। दूसरा इसकी कैटेगरीज है प्रोटोजोआंस में, सबसे पहली कैटेगरीज जो आती है वो अमीबा की आती है। तो अमीबा के जितने भी मेंबर्स हो, चाहे वो अमीबा हुआ चाहे एंटा अमीबा हुआ, दोनों जो आते हैं वो अमोइबॉइडल होते हैं, क्योंकि इनके पास खुद के क्या होते हैं? फॉल्स फीट होते हैं। फॉल्स फीट बोले तो सूडोपोडियास की मदद से ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। याद है ना अमीबा का शेप जो रेगुलर शेप का होता था, इस कोई भी शेप ले लेता था, उस कैटेगरीज में आपका आता है अमीबा। अमीबा और चाहे एंटामीबा, ये याद रखना कि प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर फिफ्थ जो क्लास है हमारी वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का ही मेंबर्स हमारे पास कौन है? प्रोटोजोआ का मेंबर है अमीबॉइड्स। अमीबॉइड्स किसके? अमीबॉइड में क्या होता है? सूडोपोडिया होता है, जिसकी मदद से वो लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। सूडोपोडिया की मदद से वो लोग खाना भी लेते हैं, इसी की मदद से तो वो वैक्यूल्स क्रिएट करेंगे और उन वैक्यूल्स के अंदर डाइजेशन का काम करेंगे। ओके, इधर देख लो हमारे पास अमीबा भी आ गया, और ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अमीबा के ऊपर। अब आता है जिनके पास फ्लैजिला है उन्हें हम क्या कहेंगे? फ्लैजिएट्स कहा जाएगा। फ्लैजिएट्स में आपका क्या आ जाएगा? ट्राइपैनोसोमा हो सकता है। ट्राइपैनोसोमा के बारे में क्वेश्चन याद रखना। ट्राइपैनोसोमा जो है एक फ्लैजिएट है, उस फ्लैजिएट्स की वजह से होता है स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी बीमारी होती है? स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी होती है? स्लीपिंग सिकनेस। बोलो फटाफट याद कर लें। सीलिएट्स, याद आया? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली हमने किसके ऊपर देखा? पैरामीशियम के ऊपर देखा। जो पैरामीशियम होता है उसकी पूरी बॉडी पर, आउटर सरफेस पे अगर हम बात करें, क्या होते हैं? बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? रोम जैसे स्ट्रक्चर्स को हमने सीलिया कहा था, और जिन्हें इस कैटेगरी का या क्लास का नाम रखा, सब क्लास का हमने सीलिएट्स रखा है। इसमें कौन आते हैं? आपके गुलेट्स होते हैं और सीलियास होते हैं। गुलेट्स और सीलियास, गुलेट्स और सीलियास की मदद से ये लोग ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, यहाँ से वहां जाएंगे। अब जो आते हैं वो आते हैं आपका स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में आता है आपका प्लाज्मोडियम। अभी मैंने बताया प्लाज्मोडियम कौन होता है? मलेरिया काज करने वाला पैथोजन होता है। ओके, स्पोरोजोन्स होते हैं, याद रखोगे। ये सारे पीवाईक्यूज जितने भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने आपके लिए हाईलाइट करके रखे होंगे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देखते रहेगा कि जहां जहां भी पीवाईक्यूज में लिखा हुआ कि एनसीईआरटी में पूछा गया, कहीं ना कहीं इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए। चाहे अमीबॉइड का सूडोपोडिया से रिलेटेड हो, फ्लेजिएट्स का ट्राइपैनोसोमा या स्लीपिंग सिकनेस से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन, सीलिएट्स का पैरामीशियम या गुलेट्स से रिलेटेड हो गया, स्पोरोजोन्स का प्लाज्मोडियम या मलेरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते ही हैं वो कहीं ना कहीं। तो जो फंजाइस हैं उनके लिए तो हमने अलग से किंगडम्स बनाया, बट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें इसको स्टडी करनी ही पड़ती है। तो फंजाई के बारे में याद रखना कि फंजाई में अभी तक हमने यूकैरियोट्स हमने रखे थे, जो प्रोकैरियोट्स रखेंगे, तो इसके बाद से जो भी शुरू हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे यूकैरियोट्स। यहां से स्टार्ट हो गए हमारे कौन से? यूकैरियोट्स हो गए हैं, यूकैरियोट्स आ गए हमारे पास। और अब इनमें से कोई भी ऑटोट्रॉपिक नहीं होगा। अब इनसे आगे वाले कोई भी ऑटोट्रॉपिक नहीं होंगे, किसको छोड़कर? प्लांट्स को छोड़कर। यहाँ पर ये लोग कैसे मिलेंगे? हेट्रोट्रॉप्स, खुद का खाना खुद नहीं बना रहे हैं। हाँ, फंजाई की बात करें तो फंजाई में इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल, स्पेशल सेल वॉल काय की बनी होती है? इनकी काइटिन की बनी होती है। इनकी सेल वॉल काय की बनी है? काइटिन की बनी हुई है। सेल वॉल स्पेशली काइटिन की बना के रखे हुए हैं। खुद की बॉडी को इन्होंने काय के फॉर्म में डिवाइड करके रखा है? हाइफी और नेटवर्क्स के फॉर्म में। देखो हाइफी वगैरह क्या होते हैं? ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ये या तो ऐसा बहुत सारे क्या बना लेते हैं? जाल जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हाइफी या स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये लोग। हाइफी या स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हाइफी और स्ट्रक्चर दो फॉर्म में मिलेंगे ये लोग। बॉडी कितने रूप में मिलेगी? हाइफी बॉडी अगर दिख रही तो हाइफा की है। ओके, नेटवर्क मिल रहा है तो माइसीलियम में है। ओके, हाइफा का एग्जाम्पल फुल बॉडी अगर है, बॉडी है तो वो किसका है? हाइफी। ओके, हाइफी में क्या मिलेगा तुम्हें? हाइफी में मिलेगा बॉडी स्ट्रक्चर। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा है नेटवर्क। नेटवर्क में कौन मिलेगा? नेटवर्क में मिलेगा तुम्हें माइसीलियम। माइसीलियम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे एंटीबायोटिक्स के लिए। ओके, माइसीलियम्स।
हाइफी की बात करें तो इनकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। किसमें? कॉनियोसाइटिक और सेप्टेड बॉडी होती है। कैसी होती है? कॉनियोसाइटिक होती है और सेप्टेड बॉडी। हाइफीज की बॉडी इसको आगे या तो आप कॉनियोसाइटिक बोल सकते हो या सेप्टेड पॉइंट में डिवाइड कर सकते हो। सर ये फिर न्यूट्रिशन लेंगे कहाँ से? साफ साफ पढ़ रहे हो कि ये कौन है? ये सब लोग हैं किसके अंदर? ये सब लोग इंक्लूड किया गया है आपको हेट्रोट्रॉपिक के अंदर। अगर हेट्रोट्रॉपिक है यानी खुद खाना नहीं बना रहे, सेप्रोफाइटिक है, सेप्रोफाइटिक मतलब डेड चीजों से ले रहे होंगे। पैरासाइटिक है, फ्रॉम होस्ट, कहाँ से लेंगे? होस्ट से लेंगे, कोई भी होस्ट हो सकता है इसका, किसी होस्ट से लेंगे या तो किसी के साथ में रहकर ले सकते हैं। सिम्बायोटिक कर सकते हैं, सिम्बोसिस कर सकते हैं। सिम्बोसिस याद रख सकते हो, चाहे वो लाइकेन हो। लाइकेन किसके साथ करता है? लाइकेन में अगर आप देखें कुछ देर पहले हमने पढ़ा तो लाइकेन में कौन होता है? फंजाई के साथ एल्गीज होता है। फंजाई के साथ कौन मिलेगा? फंजाई प्लस एल्गी। तो ये फंजाई के साथ मिलकर एल्गीज काम करती हैं और वो कहलाता है लाइकेंस। इसमें क्यों नहीं लिखा है लाइकेन? लाइकेन को हमने किस कैटेगरी में रख दिया? सीधा प्लांट्स के अंदर ही स्टडी कर लेंगे या फिर हमारे स्पेशल फंजाई किंगडम्स के अंदर स्टडी कर लो। अब आता है माइक्रोरेजिया। ओके, माइक्रोरेजिया में इसी की बात करेंगे। ओके, इधर आ जाओ भाई साहब फटाफट। यहाँ देखा रिप्रोडक्शन कौन सा होगा? इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव मतलब कोई भी बॉडी पार्ट क्या कर सकता है? रिप्रोड्यूस कर सकता है। फिलामेंटस बॉडी होती है, फिजन कर सकते हैं, बडिंग कर सकते हैं, मतलब कोई भी बॉडी पार्ट एक्स्ट्रा ग्रोथ करेगा, एक्स्ट्रा ग्रोथ से नई बॉडी बनेगी और वो बर्ड्स के फॉर्म में निकल जाएगी। फिजन में डिवाइड होंगे, डिवीजन की वजह से क्या होगा? अब वो क्या हो सकता है? मल्टीपल डिवीजन हो सकता है, क्या हो सकता है? बाइनरी फिजन हो सकता है, मल्टीपली पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये तो वेजिटेटिव की बात हो गई। सर एसेक्सुअली भी तो डिवाइड कर रहे हैं। एसेक्सुअली अगर हम बात करें, अगर एसेक्सुअली डिवाइड कर रहे हैं तो उनके पास स्पोर फॉर्मेशन होता है। अब स्पोर फॉर्मेशंस कैसे होते हैं? तो इसके जो स्पोर्स बनते हैं एक्चुअली एक हाइफी बॉडी के ऊपर ये क्या करेंगे? ये इस तरीके से आपके स्पोर्स बनाते हैं। इनके अंदर जो स्पोर्स रहते हैं वो फटते हैं और इनके फटने की वजह से निकलते हैं कॉनिडियाज। और ये जो कॉनिडियाज होते हैं ये वापस से ग्रो होंगे और ये कॉनिडियाज आपका नए फॉर्मेशन कर लेंगे किसकी? पूरी बॉडी का। तो क्या बनाते हैं? स्पोरेंजियो स्पोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोरेंजियो स्पोर। जो स्पोर्स रहते हैं उन्हीं के ही एंजियोस्पोर्स बनते हैं। देखो नाम से समझ में आया, एंजियोस्पोर्स होते हैं। मेल फीमेल वाले पार्ट है। तो इसमें दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, जूस्पोर्स और एंजियोस्पोर्स। जूस्पोर्स और एंजियोस्पोर्स, जूस्पोर और एंजियोस्पोर। कौन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी मदद से होता है? सेक्सुअल तो पता चल गया सर, सेक्सुअल भी देख लेते हैं, एक्सोसेक्सुअल भी देख लेते हैं। इसके सारे रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं अपन। ओके, रिप्रोडक्शन में हमारे पास कौन कौन सा है देखो फटाफट। रिप्रोडक्शन में हम बात कर लें तो रिप्रोडक्शन में तुम्हें मिलेगा क्या? पहला रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव। सर वेजिटेटिव में क्या मिलेगा? वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन मिलेगा, ठीक है सर। और क्या मिलेगा? फिजन मिलेगा। फिजन के बाद क्या मिलेगी? बडिंग मिलेगी। बडिंग के फॉर्म में कर लेंगे। दूसरा कौन सा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। सर एसेक्सुअल में तो वही आपका स्पोर्स फॉर्मेशन। सर स्पोर्स कैसे बन सकता है किसी के? अरे बन सकता है ना, किसकी वजह से? कोनिडिया की मदद से। कोनिडिया की मदद से क्या कर सकते हैं ये लोग? स्पोर्स फॉर्मेशन। सर कोनिडिया तो आपके किसकी मदद से भी बनते हैं? स्पोरो पोरेंजो एंजियोस्पोर्स की मदद से बन सकते हैं। ओके, पोरो एंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स जो आपके होते हैं जूस्पोर्स की मदद से बन सकते हैं। एंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स की मदद से बनाएगा। ये सेक्सुअल में अच्छे से याद रखिएगा, ये सेक्सुअल के पार्ट हो गए, ये हो गए हमारे वेजिटेटिव। तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर सेक्सुअल कैसे कर रहे होंगे? सेक्सुअल इसके पास क्या है? तो ये लोग कहते हैं प्लाज्मोगेमी। जैसा कि हमने पिछले वाले में पढ़ा था कि दो क्या करते हैं? आपस में कॉन्जुगेशन करते हैं। ये लोग भी वैसे ही एक प्लाज्मोगेमी शो करते हैं। क्या करते हैं? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में उनका साइटोप्लाज्म आपस में क्या हो जाता है? चेंज करते हैं। तो पहले प्लाज्मोगेमी में भी क्या क्या होता है? प्लाज्मोगेमी प्रोसेस में पहले ये वही न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे, कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस कौन सी मेथड द्वारा होगा? मियोसिस की मेथड द्वारा होगा। कौन सी? मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन करेंगे और सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस के बाद मियोसिस करेंगे और क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड हो जाएंगे। और जैसे ही हैप्लॉइड हुआ, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करेंगे? आपस में पे फर्टिलाइज होकर नया क्या बना लेंगे? सेक्स ऑर्गन्स बना लेंगे। अब ये जो गैमेट्स हैं वो आपस में जुड़ेंगे और ये गैमेट्स जुड़कर क्या बना लेंगे? आपका जाइगोट फॉर्मेशन, फ्यूजन हो जाएगा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस याद रखो, प्लाज्मोगेमी मेथड का नाम है। इसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर होने वाली चीजें भी डिवाइड होंगे। मियोसिस में क्या हो जाता है, मियोसिस होगा 2n से क्या बन जाएगा, ये n में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले जूस्पोर रहेगा तो जूस्पोर्स कैसे रहेंगे आपके, डिप्लॉयड रहेंगे। जैसे ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और सारे स्पोर्स कैसे हो जाएंगे, इसके हैप्लॉइड हो जाएंगे, मियोसिस हो जाता है यहाँ बेटा। अब आता है क्रायोस्टोन्स इन द एस्कोमाइटिस होते हैं। क्रायोस्टोन्स कैसे होते हैं तुम्हारे, एस्कोमाइसिटीज होते हैं। ओके, कोई भी दिक्कत याद रखोगे, इससे कोई भी कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रखना है। ओके, चलिए हमारे पास क्या है, डाइकैरियोस्टेज होती है। एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज क्या होती हैं, इसकी दो कैटेगरीज है हमारे पास, किसकी, फंजाई की हमारे पास डाइकैरियोन स्टेज आती है। पहली कौन सी होती है, एस्कोमाइसिटीज की, और दूसरी होती है बेसिडियोमाइसिटीज की। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की कैटेगरीज। हाँ, क्लासेस की बात कर लें तो कौन कौन सी क्लासेस है हमारे पास, क्लासेस में आपका आ जाएगा फाइकोमाइसिटीज, और दूसरा होता है हमारा का एस्कोमाइसिटीज। देन उसके बाद आ जाता है हमारा वेसिडियोमाइसिटीज, और आ जाता है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये सारी कैटेगरीज किसकी हैं, क्लासेस है हमारी फंजाई की। ऑल आर द क्लासेस ऑफ फंजाई, ऑल आर द क्लासेस ऑफ फंजाई। इसमें सबसे पहली कैटेगरीज जो है तुम्हारी, उन्हें हमने नाम दिया है क्या, फाइकोमाइसिटीज। ये सब लोग कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, डिकेइंग वुड्स होते हैं। कहाँ पर मिलेंगे ये, जितने भी सड़ी गली लकड़ियां होंगी उनके ऊपर मिलेंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, याद रखना, बॉडी के ऊपर मिलने वाले पैरासाइट्स होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, ये सेक्सुअली बाय द जूस्पोर्स हो सकता है। ओके, और कौन सा हो सकता है, एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू हो सकता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से, या तो जू होगा या फिर एप्लोनोस्पोर्स के थ्रू हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर्स बनेंगे। अभी हमने बात की कि सबसे पहले क्या करेगा, मियोसिस करेगा, मियोसिस करने के बाद क्या करेगा, हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड के बाद स्पोर्स बनाएगा, जो स्पोर्स होंगे वो आपस से जुड़ेंगे और क्या बनाएगा, जाइगोस्पोर्स बना लेगा। एग्जाम्पल में राइजोपस, याद आ रहा है राइजोपस, राइजोपस वही है जो ब्रेड मोल्ड रहती है आपकी। ब्रेड मोल्ड मतलब राइजोपस के अंदर ही काउंट किया जाता है। म्यूकोर, म्यूकोर भी इसी में आएगा आपका। एल्ब्यूना काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फाइकोमाइसिटीज में याद रखना, फाइको में क्या क्या है, फाइको में पहली चीज आ गई आपके क्या, राइजोपस। दूसरी चीज आ गई क्या आपकी, म्यूकोर। थर्ड चीज क्या आ गई हमारी, एल्ब्यूना, सॉरी एल्ब्यूगो। ये सारी चीजें आ गई आपका। नेक्स्ट आ गया हमारा क्या, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में आ जाता है तुम्हारे, इसको सैक फंजाई कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, सैक फंजाई। याद रखिएगा कि एस्कोमाइसिटीज कॉलोनियल जनरली क्या रहता है आपके, नेटवर्क फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, क्योंकि ये माइसीलियम फॉर्मेशन करता है। ओके, सेप्टेट फॉर्मेशन होते हैं, या तो हाइफी है, सेप्टेट फॉर्म में है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, ए सेक्सुअली अगर कर रहे हैं तो ये करेंगे किसके थ्रू, कोनेडिया के थ्रू। और कौन से कोनेडियास होते हैं, एक्सोजीनियसली करते हैं। जो कोनेडिया भी बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, एक्सोजीनियसली, बाहर बाहर। हम आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं एस्कोस्पोर से। इनके जो एस्कोस्पोर बनेंगे वो बॉडी के अंदर बनेंगे, वो भी एंडोजीनियसली बनते हैं इन द एस्कोस। जितने भी एस्कोस होते हैं उनके अंदर। एग्जाम्पल के लिए ईस्ट की बात कर लो तुम, तुम्हारे जो ईस्ट रहता है वो एक तरीके से यूनिसेलुलर फंजाई में होता है। पेनिसिलियम, याद रखना, पेनिसिलिन बनाने के लिए ब्रेड का ईस्ट का यूज तो बेसिकली फर्मेंटेशन में यूज कर सकते हैं। और आपका पेनिसिलियम है। न्यूरोस्पोरा, नाम से ही समझ में आया, न्यूरोस्पोरा नर्व सेल्स की तरह दिखता है। मोरेल्स, ओके, और कौन सा है हमारा, ट्रफल्स। ट्रफल्स हो गए, मोरेल्स हो गए, और न्यूरोस्पोरा हो गए। ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं एस्कोमाइसिटीज के अंदर। नेक्स्ट है हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज नाम से आ रहा मशरूम, बी से बेसिडियोमाइसिटीज एंड द मशरूम फैमिली और स्मट फैमिली। रस्ट होती है, चाहे वो आपकी व्हीट रस्ट हो जाए। ओके, व्हीट में मिलने वाली रस्ट भी आपकी किसके अंदर आती है, बेसिडियोमाइसिटीज पे आती है। तो उसके पहले वाले तो सेप्टेट होते थे, अभी तक हमने जो पढ़ा वो या तो ऑब्लिगेट पैरासाइट या सेप्टेट बॉडी है। इनकी बॉडी जो रहती है वो कैसी होती है,
ये भी माइसीलियम सेप्टेट होते हैं। कैसे होते हैं? ये भी माइसीलियम सेप्टेट होते हैं, मतलब ये भी कैसे होते हैं? नेटवर्क फॉर्म में मिलेंगे। किस फॉर्म में मिलेंगे? नेटवर्क फॉर्म में मिलेंगे। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं इसमें? एब्सेंट, मतलब क्या नहीं होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है इनके अंदर। क्या नहीं मिल पाता बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो प्लाज्मोगेमी वाया द सोमैटिक फ्यूजन होता है इनके पास, मतलब गैमेटिक सेल्स नहीं है बट सोमैटिक सेल्स तो हैं। तो ये लोग गैमेटिक सेल्स का यूज नहीं करते हैं, गैमेट्स की जगह किसका यूज करते हैं? सोमैटिक सेल्स के, जो नॉर्मल सेल्स हैं उन्हीं के फ्यूजन से काम कराते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गन्स के अलावा हमारे पास स्पोर्स कौन से बनते हैं? तो याद रखिए, नाम ही बेसिडियोस्पोर्स है, तो इनमें बनते हैं क्या? बेसिडियोस्पोर्स और बेसिडियम। बेसिडियोस्पोर्स और बेसिडियम किसके अंदर बनेंगे? बेसिडियोस्पोर्स के अंदर मिलेंगे। हाँ, एग्जाम्पल जो आता है वो होता है अगारिकस। अगारिकस बोले तो मशरूम। मशरूम का दूसरा नाम क्या है हमारा? अगारिकस है। ओके, अगर अगर पाउडर, मशरूम पाउडर। ओके, पुशीनिया, जिसे हम व्हीट रस्ट कहते हैं। व्हीट रस्ट अभी मैंने कुछ देर बाद बताया था, जो रस्ट रखती है व्हीट के ऊपर वो व्हीट रस्ट होती है। ओके, और कौन है? ऑस्टिलेगो। ऑस्टिलेगो एक्चुअली किस में आता है? आपका स्मर्ट्स में आते हैं ऑस्टिलेगो, और ये सब आपके बेसिडियोमाइसिटीज में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज में। नाम याद रखना, ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है वो बेसिकली आप एक तरीके से परफेक्ट है ही नहीं, ये आपका परफेक्ट फंगस नहीं है। ओके, इन्हें क्या कहा जाता है? ड्यूटेरोमाइसिटीज को इनपरफेक्ट फंगस कहा जाता है। सर आप पूछोगे ना कि क्यों, कि सर ये इनपरफेक्ट क्यों है, ऐसा क्या है इसमें जो परफेक्शन नहीं आ पाया? क्योंकि ये ओनली सेक्सुअल स्टेज शो कर रहे हैं, जिनके पास कौन सी स्टेज है? कॉनिडिया होती है। ओके, बेचारे कैसे होते हैं? सैप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ पैरासाइटिक होते हैं, और डिकम्पोजर्स तो है ही सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो डिकम्पोजर्स भी हैं, स्पोरोफाइट्स भी हैं, और सैप्रोफाइटिक हैं, डेड एंड डिके चीज़ों से ले रहे हैं, और पैरासाइटिक हैं, दूसरे की बॉडी पर रहकर खाना ले रहे हैं, और क्या है? डिकम्पोजर्स हैं, चीज़ों को क्या करेंगे? डिकम्पोज कर देंगे। अगला है, इसके एग्जाम्पल्स की बात कर ले तो इसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं कौन सा? आपके अल्टरनेरिया हो जाता है, कॉलिट्रोरियोकम हो सकता है, ट्राइकोडर्मा हो सकते हैं। ये सब किसके अंदर आता है? ट्राइकोडर्मा ले लो, आपका कॉलेट्रोकम ले लेते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे किसके? ड्यूटेरोमाइसिटीज के। ओके, ड्यूटेरोमाइसिटीज के बाद आ जाता है आपका कौन सा किंगडम? प्लांट किंगडम। ये अभी तक हम जो कर रहे थे वो फंजाई किंगडम्स की बात कर रहे थे। इससे नेक्स्ट इसका जो हमारा किंगडम स्टार्ट होता है वो कौन सा होता है? हमारा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में याद रखना, प्लांट आ चुका है, यूकैरियोट्स होंगे। ओके, क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। प्लांट्स के बारे में हम ये कोई बोल ही नहीं सकता। प्लांट्स की सेल वॉल काहे की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। फ्यू हेट्रोट्रॉपिक रहेंगे, कुछ मेंबर्स हैं जो हेट्रोट्रॉपिक है ऑलमोस्ट, तो यहाँ ऑटोट्रॉपिक है क्योंकि प्लांट्स की कैटेगरीज में ही ऑटोट्रॉपिक रखा गया है। और इसमें जो हेट्रोट्रॉपिक है वो कौन है? कैस्केटा होगा, जो पैरासाइट होता है, जनरली किसी की प्लांट्स के ऊपर ही उग जाता है, जो अमरवेल आपकी कहलाती है। ओके, अमरवेल हो गई, वो सब किस में आ जाती हैं? आपका किंगडम प्लांटी के हेट्रोट्रॉपिक किंगडम देखते हैं। और कौन सा आ गया आपका? ब्लैडर वॉट आ गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गई। जितनी भी फ्लाई ट्रैप्स होती हैं, इंसेक्टिविशियस में कौन सा आ गया? इंसेक्टिविशियस में याद रखना वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस वाला जो है वो आपका कैसा होता है? इंसेक्टिविशियस भी होता है, इंसेक्टिविशियस है। तो वीनस फ्लाई ट्रैप याद रखना है हमें। प्लांट किंगडम्स में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? तो इसमें हम सबसे पहले तो हायर एल्गीज के बारे में पढ़ेंगे। हायर एल्गीज के बारे में हम बात करेंगे, जो लोअर प्लांट्स हैं जिन्हें ब्रायोफाइट्स कहा जाता है, उनसे जो थैलस वाले हैं उसके लिए हम टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे। उनसे हायर मेंबर जो कैसे हैं? जो सीड कवरिंग के बिना है उन्हें हमें क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्म्स कहेंगे। और जो डेवलप और हायर प्लांट्स हैं उनके लिए हमने एंजियोस्पर्म कैटेगरीज बना ली। लाइफ साइकिल वहीं से शुरू होगी, अल्ट्रेशन शुरू होगा सबका कहाँ पर? अल्ट्रेशन ऑफ द जनरेशन। सबसे पहले क्या होंगे? स्पोरोफाइट्स बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, फिर स्पोर्स से क्या बनेंगे? आपके गैमेटोफाइट बनेंगे, गैमेट से वापस से स्पोर बनाएंगे। यही चलता रहेगा, गैमेटोफाइट्स क्या बनेंगे? स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, आपस में ये कन्वर्ट होता रहेगा। पूरी लाइफ साइकिल इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कौन सा फैमिली? नेक्स्ट जो हम बनाते हैं आखिरी, वो भी हमारा किंगडम है
जिसका नाम है एनिमेलिया किंगडम। कौन सा किंगडम बेटा? एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया किंगडम जो होता है वो शुरू करते हैं हम किससे? यूकैरियोट से। सारे मेंबर्स यूकैरियोटिक, कोई भी एनिमल में ऐसा नहीं है जो प्रोकैरियोटिक हो। और हायर मेंबर्स हैं तो मल्टी सेलुलर तो होंगे ही। कैसे रहेंगे? मल्टी सेलुलर, बट खुद फोटोसिंथेटिक एक भी नहीं है इसमें। एनिमल किंगडम में मिलने वाले सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कैसे हैं? हेट्रोट्रॉपिक हैं। नो सेल वॉल, कोई भी टाइप की सेल वॉल है ही नहीं इनके पास। इनके पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूट्रिशन जो होते हैं वो होलोजोइक रहता है, मतलब बॉडी के अंदर निकल जाते हैं, फिर उसके बाद बॉडी के अंदर जाकर ही इसका डाइजेशन होता है। ग्रोथ जो होती है वो एक समय तक डेफिनेटली ग्रोथ होती है, उसके बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। लोकोमोशन के लिए इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, पूरी तरीके से डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं लोकोमोशंस के लिए, जिसको हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन बेसिकली इनके पास सेक्सुअल होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर नहीं सकते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास सेक्सेस सेपरेट होते हैं। एक मेल होता है, फीमेल होता है। सबसे पहले एम्ब्रियो क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे, गैमेट बनेंगे, फर्टिलाइज होंगे, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर आगे जनरेशंस बनेंगी। पूरी एक प्रोसेस होती है इसके अंदर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रोसेस होगी। किसकी डेवलपमेंट की? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। जो हमारे पास नेक्स्ट बन जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वायरसेस या वायरॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वायरसेस एंड वायरॉइड्स कहते हैं। वायरसेस और वायरॉइड्स जो हैं वो बेसिकली एक कैटेगरीज हमारे पास जो बच जाती है वो है क्या? वायरसेस हैं, वायरॉइड्स हैं, प्रायॉन्स हैं और लाइकेंस हैं। ये कैटेगरीज जो बच गई हैं वो मोनेरा की हमारे या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के वो लास्ट मेंबर्स आ जाते हैं जो बच जाते हैं। पहला है वायरसेस। वायरसेस की बात करें तो वायरसेस आपके कौन से होते हैं? ए सेलुलर होते हैं। आप इसको एक ही सेल बोल सकते हो बेसिकली। ओके, और कैसे होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं इनके पास। खुद का क्या रहेगा आपके पास? न्यूक्लियो प्रोटीन्स बने रहेंगे पूरी तरीके से। आउट अगर हम बात करें, मैंने एक बात याद रखी है कि यही एक ऐसे मेंबर्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होते हैं। जब ये होस्ट बॉडी के बाहर रहेंगे तो इनर्ट क्रिस्टल्स बना सकते हो आप इसके। इनके पाउडर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो इसको। किसके फॉर्म में? पाउडर्स के फॉर्म में। ओके, पाउडर बना सकते हो इसका। पाउडर मतलब ऐसे उड़ा सकते हो आप इसको इसके। ओके, वैसे ही होस्ट के बॉडी में पहुंचेंगे लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। आउटसाइड जो है वो नॉन लिविंग है, इनसाइड जो है वो लिविंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल अच्छे से याद रखिए। इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिपेंड करता है ये कौन से बैक्टीरिया वायरसेस हैं। अगर ये प्लांट वायरसेस हैं तो इनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। क्या होगा? प्लांट के लिए होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ओके, एनिमल्स के लिए ये क्या करते हैं? एनिमल्स के लिए यूज करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और अगर डीएनए है तो डीएनए कौन सा होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ओके, कौन सा डीएनए? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर ये बैक्टीरियोफेजिस के फॉर्म में है, वायरस जो है वो एक्चुअली हमने डिजाइन ने बनाया है वो है आपका क्या? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज हमने उसमें रखा ही क्या है? बैक्टीरियोफेज में याद रखना, बैक्टीरियोफेज में हमने क्या यूज किया है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए यूज किया है। क्या यूज किया? डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसका। एग्जाम्पल के लिए देखो, टोबैको मोज़ेक वायरस। ओके, टीएमवी वायरस है, प्लांट वायरस हो गया ये तो। ओके, बैक्टीरियोफेज जो है वो जनरली क्या है? क्या ये कर रखेगा? एचआईवी जो हो गया वो ह्यूमन वायरस हो गया। क्या मिलेगा आपको? इन्फ्लुएंजा हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया और हब्स की बीमारी हो गई। ये सब जो है आपके क्या है? ये वायरसेस के एग्जाम्पल्स हैं। चाहे वो स्मॉल पॉक्स वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, एचआईवी वायरस हो गया, टोबैको मोज़ेक वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया, ये सब आ गया। अब आता है वायरॉइड्स। वायरॉइड जो होते हैं इसकी डिस्कवरी जो है उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन जाता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? टीओ डाइनर ने की थी। कब की थी? 1971 में स्टार्ट किया था। इन्होंने क्या बताया था? आरएनए फ्री पहला बैक्टीरिया या वायरसेस में से अगर हम क्या निकाल देते हैं? आरएनए निकाल दो और केवल जो प्रोटीन कोड्स है उसको गायब कर देते हैं। फ्री आरएनए हमारे पास क्या मिल जाता है? जिसमें से प्रोटीन कोड हटा दिया जाए और केवल आरएनए को घूमने दो तो वो क्या कहलाएगा? आपका वायरॉइड्स कहलाने लग जाएगा। ओके, याद रखना कि वायरॉइड्स के पास क्या होते हैं? वायरॉइड्स के पास होता है क्या? फ्री आरएनए। और क्या होता है? विदाउट प्रोटीन कोड। प्रोटीन
कोटिंग नहीं होती, बिना प्रोटीन कोट के होता है ये। ओके, एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखना। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज जो होती है वो भी किसकी वजह से होती है? वायरॉइड्स की वजह से। कौन सी बीमारी है? पोटैटो स्पिंडल डिसीज, पोटैटो स्पिंडल डिसीज। ओके, प्रायॉन्स की बात कर लेते हैं हम। प्रायॉन्स में जो आता है ये क्या होता है? इन्फेक्टिशियस प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीनियस पार्ट है, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन ही हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रोटीनियस इन्फेक्टिशियस प्रोटीन होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई डिसीज, या फिर कोई हमारे लिए एलर्जिक हो सकते हैं। एलर्जिक प्रोटीन है तो ये क्या होते हैं? एबनॉर्मल फोल्डिंग रहती है। प्रोटीन इस तरीके से अपना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है, कॉम्प्लेक्स एबनॉर्मल फोल्डिंग के फॉर्म में, तो उन्हें हम लोग क्या नाम दे देते हैं? प्रायॉन्स नाम दे देते हैं। कॉजिंग न्यूरोलॉजिकल डिसीज, तो प्रायॉन्स की वजह से तुम्हारे ब्रेन डिसीज हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? ब्रेन से रिलेटेड डिसीज हो सकती हैं। आपकी याददाश्त जा सकती है, इसकी वजह से आपकी मेमोरी पे इफेक्ट पड़ता है। तो मैड काउ डिसीज, कौन सी डिसीज? मैड काउ डिसीज, इसका नाम क्या है? BSE, मैड काउ डिसीज बोले तो BSE। या फिर कौन सी डिसीज? CJD डिसीज। ये दोनों डिसीजेस जो हैं वो किसकी वजह से होते हैं? प्रायॉन्स की वजह से होते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो हमारा है लाइकेन। किसकी बात कर रहे हैं हम? लाइकेन। हम शुरुआत से ही लाइकेन की बात कर रहे हैं कि लाइकेन एक्चुअली है क्या। लाइकेन कैटेगरीज में रखा गया हमारी किसकी? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। सिम्बायोटिक में अब साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें दो लोग रहने वाले हैं। पहला एल्गी है जो किसकी तरह काम करेगा? फाइकोबायोंट, मतलब खुद का अपना खाना बनाने का। दूसरा इसमें रोल है किसका? फंजाई का, जो किसका काम करेगा? माइकोबायोंट का। स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाएगी? माइकोलॉजी। इसीलिए माइकोबायोंट याद रखना। माइको मतलब फंजाई। ओके, फाइको मतलब, फाइको का मतलब होता है एल्गीज। ओके, चलो एल्गीज क्या करेंगे? यहाँ खाना बनाने का काम करेंगे। फंजाई का काम है यहाँ शेल्टर लाना, बोले घर में बनाऊंगा, खाना तू बना। ओके, और मिनरल्स और वाटर लाने का काम किसका है? इसी का ही, शेल्टर का काम है। मिनरल्स मतलब ये पापा का काम करेगा और ये मम्मी का काम करेंगे। उल्टा भी कर सकते हो, अब तो ये जेनजिस टाइम है। ओके, जमाना बदल गया है, उल्टा भी काम हो सकता है, पापा भी बना सकते हैं खाना। हाँ, ये काफी इंडिकेटर वाला काम है। जहां लाइकेन मिलते हैं वहीं याद रखना पॉल्यूशन इंडिकेटर कौन होता है? पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है हमारा लाइकेन। लाइकेन वहीं मिलेगा जहां पर क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। पॉल्यूशन वाली जगह पर लाइकेन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, लाइकेन बहुत ज्यादा बनते हैं। ओके, तो इस पूरी सीरीज में जितने भी हमने अभी बात की है, जितने भी टॉपिक्स बात की है, उनके बेसिस पे हमारे पास क्या है? कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को हम कवर करने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो आता है हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? R.H. विटेकर ने दिया। द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द R.H. विटेकर फॉर द क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स, तो सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन था और फाइलोजेनी था। बाकी सारी चीजें तो था ही नहीं किसी के पास। विच हैज द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, सबसे बड़ा क्या? वायरस इग्नोर्स प्रोकैरियोट्स नॉट सेपरेट फंजाई विद द प्लांट, ऑल ऑफ दिस, सभी तो था भाई, सब सारी गलतियां इसकी हैं। ओके, इन 3 डोमेन सिस्टम मोनेरा इज स्प्लिटेड इनटू 3 स्प्लिट किंगडम में बात करें तो मोनेरा को किसके बेसिस में डिवाइड किया था? 3 डोमेन में हम बात करें तो ओके, 3 डोमेन में आ गया था हमारे पास बैक्टीरिया, आर्की एंड बैक्टीरिया। तो डोमेन में मोनेरा में किसको डिवाइड किया गया था? आर्की और बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया था। विच किंगडम इंक्लूड प्रोकैरियोट्स? ओके, विच किंगडम इंक्लूड प्रोकैरियोट्स? कौन से किंगडम में प्रोकैरियोट्स होते हैं? प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटिया, फंजाई किसमें होते हैं? ओके, याद रह रहा है, प्रोटिस्टा की बात हो रही है। मोनेरा में आपके कौन मिलेंगे? आपके यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक। चलो नेक्स्ट कौन सा है हमारा? लास्ट कुछ क्वेश्चंस हैं। प्लांटी प्लस एनिमेलिया सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय प्लांटी प्लस एनिमेलिया, प्लांटी प्लस एनिमेलिया, दो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, कैरलस लीनियस, याद आया? ओके, विच साइंटिस्ट क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू हर्ब्स श्रब्स? ओके, एरिस्टोटल की कहानी थी। विच सिस्टम्स रॉन्गली ग्रुप्ड फंजाई विद द प्लांटी, तो कौन से डोमेन ने रखा था? याद रखना, याद रखा हो 3 किंगडम डोमेन में रखा था कि 2 किंगडम में रखा था? तो कौन सी कहानी में रख दिया था? आपके 2 किंगडम में रख दो आप। ओके, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में रख दिया गया था।
सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, ओके। फंजाई की सेल वॉल काय की बनी होती थी? काइटिन की बनी हुई थी। ओके, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन अकर्स इन, क्या बोल रहा है? अल्टरेशन ऑफ जनरेशन अकर्स इन एनिमल, प्लांट, सब लोग इसका आंसर कहाँ बनाएंगे? कमेंट में बताएंगे, फटाफट बताइएगा। ओके, बाकी हमारे पास कुछ मैंने आप लोगों के लिए कुछ 90 से लेकर 100 क्वेश्चंस की और पीवाईक्यूज की लिस्ट बनाई है। जितने भी पीवाईक्यूज कहाँ पूछे गए हैं, नीट में जितने भी सालों में पूछे गए हैं, सबके लिए मैंने लिस्ट बनाकर तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो फटाफट जाकर इसके डाउनलोड करो, डाउनलोड करके जितना भी प्रैक्टिस हो सके सारा पढ़ने के बाद उसके प्रैक्टिस करिएगा। ओके, डाउनलोड करिए इसके बारे में और पूरा एक बार अच्छे से कवर करके उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में एक नया चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होता है, पूरी सीरीज में हम 11th 12th दोनों की एनसीईआरटी के वन लाइनर्स एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली ये पूरे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। ओके, गुड डे, मिलते हैं फिर से।